व्यंग यात्रा यूट्यूब मासिकी के शुभचिंतकों को मेरा नमस्कार। आपके सहयोग से ये यात्रा कभी द्रुत विलंबित चाल में, कभी तेजी से चल रही है, क्योंकि हमारे इसके व्यावसायिक लक्ष्य नहीं है। तो अनेक लोगों ने सुझाव भी दिए, हितचिंतकों ने, कि इसको व्यावसायिक दृष्टि से भी तैयार किया जा सकता है। ये हमारा एक प्रयोग है और व्यावसायिक प्रयोग नहीं, एक शुद्ध साहित्यिक प्रयोग। क्या इस बार भी एक व्यंग यात्रा का अंक यूट्यूब मासिकी का मई अंक जो आपके पास आएगा वो एक और लक्ष्य के साथ है। आप जानते हैं हर अंक में हम कोई ना कोई विषय उठाते हैं, केंद्रित करते हैं। तो इस बार भी एक केंद्र में हमने लिया है व्यंग आलोचना को लेके। आप तो जानते हैं कि व्यंग यात्रा का जन्म व्यंग विमर्श की सार्थक जमीन को तैयार करने के लिए हुआ। इस जमीन को तैयार करने में जितना सहयोग व्यंग के आलोचकों से मिला, चाहे वो अगर आप देखें व्यंग के आलोचक मात्रा की दृष्टि से तो कम है, पर मिला। पर उसके अतिरिक्त ये जो सहयोग है व्यंग आलोचना को लेकर, वो व्यंग आलोचक की तस्वीर से जो जुदा लोग हैं, अलग तरह के लोग हैं, उनसे बहुत मिला। और एक बहुत लंबी सूची है कि जिन्होंने उनका एक तरह से मैं कहूँगा प्रोत्साहन मिला कि भैया ये व्यंग विमर्श का जो मार्ग है, व्यंग आलोचना का जो मार्ग है, जिसको सब लोग मिलकर तैयार कर रहे हैं, इसकी एक पृष्ठभूमि है जिसमें कुछ लोगों ने पहले भी तैयार किया। उसमें निश्चित रूप से व्यंग आलोचक नहीं कहलाए जाते, बहुत अच्छे आलोचक, गुणी आलोचक, और मैं कहूँगा कि हमारे समय के बहुत महत्वपूर्ण आलोचक, उनसे व्यंग यात्रा को हमें उनके सहयोग मिला। बहुत लंबी सूची है। और जो व्यंग यात्रा के पाठक हैं, जिन जानते हैं कि नामवर सिंह ने, मुझे लगता नहीं कि व्यंग को लेकर कभी कोई व्याख्यान दिया या बात कही, पर मुझे अभी भी याद है कि हिंदी अकादमी में उन्होंने जब ये व्याख्यान दे रहे थे व्यंग के आज के समय को लेकर, और जिसमें उन्होंने कहा था कि व्यंग में जो अंग की बिंदी है वो डंक है, और ये डंक नहीं है तो व्यंग निस्तेज है। और तब उन्होंने कहा था कि तुम प्रेम इसको अपने उसमें ले सकते हो, और हमने परसाई के अंक में इसको लिया था जिसमें फटे हुए जूते पर उन्होंने चर्चा की। इसके अतिरिक्त विश्वनाथ त्रिपाठी जी, नित्यानंद तिवारी जी ने तो अब जानते ही हैं कि किस तरह से व्यंग का पक्ष लेते हुए बकायदा एक जो हमने कार्यक्रम किया था व्यंग आलोचना को लेकर साहित्य अकादमी में, वहाँ पे तिवारी जी का पक्ष अलग था, त्रिपाठी जी का पक्ष अलग था। त्रिपाठी जी मानते थे कि व्यंग जो है वो एक प्रवृत्ति के रूप में है, या एक व्यंग को जिस तरह से परसाई ने कहा था कि वो व्यंग को जो है वो स्पिरिट मानते हैं, तो वही था। पर तिवारी जी ने लगातार कहा कि व्यंग का अपना बंधान है। तो वहाँ से एक बल मिला, और उस बल के कारण कमलेश्वर, उनका हमें साथ मिला। निर्मला जैन जो इतनी बड़ी आलोचक हैं, लगातार उन्होंने ना कि लिखा ही बल्कि व्यंग यात्रा का जो लोकार्पण हुआ था उसमें भी थी। प्रभाकर चौधरी, कमल किशोर गोयनका, कृष्णदत्त पालीवाल, रमेश उपाध्याय, दिव्यक रमेश, अजय तिवारी, और क्या कह सकते हैं, बहुत सारे लोग इस तरह के, बहुत लंबी सूची है, ढेर सारे लोग हैं। और तरसीम गुजराल जो आजकल भी हमें सहयोग दे रहे हैं, विनोद शाही जो निरंतर हमें सहयोग दे रहे हैं। और व्यंग आलोचना में मुझे लगता है कि अलग तरह से उसको परिभाषित करने के लिए एक अलग भाषा के साथ जो काम गौतम सान्याल कर रहे हैं, जिसको इस बार हमने उनको सम्मानित भी किया है। व्यंग यात्रा चिंतक सम्मान हमने आरंभ किया, उससे सम्मानित किया है। तो ये जो अंक है उसका हमारा, कि इसमें व्यंग में आलोचना और आलोचना का व्यंग,
ये बड़ी मजेदार स्थिति है। जब विषय ले रहा था तो व्यंग में आलोचना पर आलोचना का सबसे बड़ा व्यंग ये है कि हमारा व्यंग्यकार, इधर का लेखक व्यंग में अपनी रचनाओं में निरंतर विसंगतियों को लेकर आता है और उनकी आलोचना करता है। और आप जानते ही हैं कि आलोचना जो है व्यंग का महत्वपूर्ण तत्व है, पर जरा सी उसकी आलोचना कर दीजिए तो ऐसे तिलतिलाता है कि लगता है कि बहुत गलत काम हो गया। आलोचना जो है बहुत खराब चीज़ है। तो हमारी आलोचना का व्यंग यही है कि हम खुद व्यंग्यकार हैं पर आलोचना से बचते हैं। तो इस विषय पर मुझे लगा कि किसी से बात की जाए। पहले मैं सोचा कि कोई आलोचक हो या किससे बात की जाए, फिर मुझे लगा कि एक व्यक्ति है जिन्होंने एक बहुत लंबा समय देखा है पिछला लेखन का, और जो आलोचना से भी जुड़े रहे और जो लेखन से भी जुड़े रहे विभिन्न, और लगातार अपने समय की व्यंग नब्ज को पहचानते रहे। मैं जो कहना चाह रहा हूँ जिस व्यक्ति के बारे में, वो हैं डॉक्टर हरीश नवल। और मुझे नहीं लगता व्यंग जगत के अलावा भी जिनको इतनी पहचान है जिनकी, और व्यंग का संसार तो हमारा उनसे परिचित है ही, उनके लेखन से परिचित है, उनकी व्यक्तित्व से परिचित है। तो ऐसे डॉक्टर हरीश नवल से मैंने अनुरोध किया कि भाई आप मेरे लिए इसका संपादन करें। अब उनको था कि अमेरिका जाना था, और इस बीच में बोले प्रेम भाई कैसे होगा, मुझे इस तकनीक का मालूम नहीं। नमस्कार। व्यंग यात्रा यूट्यूब मासिकी मई 2024 अंक में आपका स्वागत है। यह अंक मूलतः व्यंग्य आलोचना पर केंद्रित है। इस महत्वपूर्ण विषय पर प्रख्यात व्यंग्यकर्मी सुभाष चंद्र से बात करेंगे कुमार सुबोध। मित्रों, व्यंग एक समाजशास्त्रीय लोकप्रिय विधा है जिसका मूल उद्देश्य परिशोधन है, सुधार की, प्रगति की और अग्रसर होना है। नैतिकता की समर्थक यह विधा बरसों बरस अपने विधा होने न होने के सवाल से जूझती रही। इस कारण जहां अन्य विधाओं के लिए आलोचना शास्त्र बने उपस्थित रहे, वहां व्यंग्यालोचन, विशेषकर व्यंग्य शास्त्र का अभाव सा रहा। किंतु इससे व्यंग के विकास में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। कारण बहुत स्पष्ट है कि पहले रचना होती है, फिर कभी शास्त्र बनता है। शास्त्रीय आलोचना के कतिपय पैमाने पहले पहल स्वयं व्यंग रचनाकारों ने तय करने के प्रयास किए। कालांतर में व्यंग्यालोचन पर बहुत अच्छे कार्य हुए, बल्कि उनमें से कुछ कार्य विशेष उल्लेखनीय भी हैं। इस अंक में आप समर्थ व्यंग विचारक BL आच्छा और विशिष्ट व्यंग्यकार गिरीश पंकज को सुनेंगे, जो इसी विषय पर बात करेंगे। पाठे में इस बार हैं शरद जोशी, शंकर पुणतांबेकर और सुधीश पचौरी की रचनाएं, जिनका वाचन कर रहे हैं प्रभात गोस्वामी। रचना क्रम में आप रूबरू होंगे सुरेश नीरव, रवि शर्मा, विवेक गौतम और अन्नदा पाटनी से। पुस्तक पंचायत में इस बार राजेंद्र निशेष, विलाकी शर्मा, अतुल चतुर्वेदी, भगवान दास वैद्य प्रखर, अरुण अर्णव खरे, अलका सिगतिया, समीक्षा तेलंग और महेंद्र अग्रवाल की पुस्तकों का बिंदु परक विवेचन प्रस्तुत होगा। तो लीजिए बढ़ते हैं इस अंक की ओर। पुनः स्वागत है आपका। नमस्कार। व्यंग्य यात्रा यूट्यूब मासिकी हर बार नए विषय और नए कलेवर में प्रस्तुत की जा रही है। इस अंक के अतिथि संपादक हैं डॉक्टर रणविजय राव। चिंतन में डॉक्टर संजीव कुमार के साथ उनका सम्मानों और पुरस्कारों को लेकर एक विस्तृत संवाद है। पाठेय में नामवर सिंह और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाओं को प्रस्तुत किया है प्रभात गोस्वामी ने। यह पत्रिका ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सुझावों का स्वागत है। आप अपने सुझाव कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। धन्यवाद।
नमस्कार। प्रस्तुत है सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार शंकर पूर्णतांबेकर जी की एक व्यंग्य रचना श्री समीक्षानंद। मेरे एक कवि मित्र से ज्ञात हुआ कि समीक्षानंद जी नगर पधार रहे हैं। साहित्य जगत में यह तहलका मचा देने वाली बात थी। मुझ पर भी तहलके का कुछ हिस्सा मचा। लोग दुआ पाने हेतु काबा काशी जाते हैं। यहां हमारे काबा काशी स्वयं नगर में पदार्पण कर रहे थे। समीक्षानंद जी की व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी या खोट न रह जाए, इस दृष्टि से काफी भाग दौड़ थी लोगों में। यह स्वाभाविक था। समीक्षानंद जी एक बहुत बड़ी हस्ती थे। आशीर्वाद दे दें तो लेखक या कवि नाम का आदमी जिसे धरती पर जमीन नहीं है आसमान चढ़ जाए, अथवा कोप बरपा दें तो आसमान पर चढ़ा वही नीचे धरती पर बुरी तरह आ गिरे। मेरा अहोभाग्य था कि समीक्षानंद के दर्शनों का अवसर मुझे एक बार उनके ही आश्रम में प्राप्त हुआ था। रिश्तेदारी में शादी को गया था तब की बात है। वहां एक परिचित लेखक ने कहा, आए हो तो यहां समीक्षानंद जी के दर्शन लाभ से धन्य हो लो। आश्रम क्या था? एक अपनी अलग दुनिया था। यत्र तत्र चेलों और चेलियों से भरा हुआ। चेले चेलियां ऐसे घूम रहे थे जैसे नशा वशा किया हो। वह परिचित लेखक ही मुझे आश्रम ले गया था। मैंने उससे पूछा, ये चेले किसी ऊंचे धार्मिक आश्रम के भक्तों की भांति ड्रग वग लेते हैं क्या? उसने जवाब दिया, ड्रग से भी भयावनी चीज, ऐसी भयावनी चीज जिससे वे सामान्य चेतना ही नहीं खो बैठते, विचार चेतना से भी हाथ धो बैठते हैं। सामान्य ड्रग में तुम ड्रग से बाहर भी आते हो, पर समीक्षानंद जी की ड्रग में से नहीं। परिचित ने बताया कि समीक्षानंद जी की यह ड्रग है मुक्त आशीर्वाद। इनके इस आशीर्वाद में जो शक्ति है, उस पर सूरदास जी ने युगों पहले लिख रखा है, करी आसीस की सबकी होए, करी आसीस की सबकी होए, जो अपनों पुरुषार्थ मानत अति झूठों है सोई, साधन मंत्र तंत्र उद्यम बले ये सब डारो धोई, जो कछु लिखे जो कछु लिखी राखी समीक्षण, मेटी सके नहीं कोई। मैंने कहा, यह तो दास भक्ति हुई। गुरु और छात्र के बीच दास भक्ति मुझे मान्य है, लेकिन समीक्षक और लेखक के बीच तो सखा भक्ति चलनी चाहिए भाई। इस पर परिचित ने एकदम प्रतिक्रिया व्यक्त की, ना 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 ना, जिसने मान लो ऐसा किया वह लेखक या कवि डूब गया समझो। कोई नहीं उबार सकता उसे, साक्षात भगवान भी नहीं। सखा भक्ति से मेरा मतलब है समीक्षक और लेखक के बीच विचारों का, मत मतांतरों का आदान प्रदान। मैंने कहा। परिचित बोला, मैं समझ गया था आपका आशय, पर इस तरह का आदान प्रदान तभी संभव है जब लेखक ऊंची कुर्सी में हो, संपादक की या अप्सरी की। यदि कुर्सी नहीं है तो लाख प्रेमचंद या निराला के भाई आप हों, आपकी कोई नहीं सुनेगा। आश्रम कैसा हरा भरा है। मैंने आश्रम के चारों ओर नजर फेरते हुए कहा, हरा भरा ही नहीं, भरा पूरा भी। सारी चेलों चेलियों की कृपा। मैं अब समीक्षानंद जी से मिलने को बेसब्र हो उठा था। परिचित ने कहा, चलो महाराज के दर्शन कर लें। और पूछा, मैं उनको महाराज कहूं या स्वामी कहूं? वैसे लोग इन्हें भगवान समीक्षानंद कहते हैं। उसने कहा। मैंने आक्षेप करते हुए कहा, यह तो बहुत अधिक हो गया भाई।
महाराज समीक्षानंद या स्वामी समीक्षानंद तक तो ठीक बात थी, यद्यपि महाराज अथवा स्वामी कहने को भी दिल नहीं करता। तुम समझते हो वे भगवान से कम हैं? ठीक है, तुम ऐसा करो, उन्हें प्रभु कहो। बीच का रास्ता। ऐसे मामलों में दिल विल की बात नहीं सोची जाती। परिचित बोला, चरण तो छूने होंगे? मैंने एक और इंपॉर्टेंट सवाल किया। यह आश्रम है, आश्रम में साक्षात भगवान तुम्हारे सामने हैं। ऐसी दशा में क्या तुम केवल हाथ जोड़कर रह जाओगे? नहीं नहीं भाई, इससे तुम्हें केवल दर्शन प्राप्त होंगे, दर्शन लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा। और दर्शन लाभ प्राप्त नहीं हो सका तो केवल दर्शन का क्या लाभ? परिचित ठीक कह रहा था, सो मैंने कहा कोशिश करूंगा उनके चरण छूने को। काफी डेकोरेटेड हॉल नमा कमरा, छत से झाड़ फानूस लटका हुआ, तमाम फोटो दीवारों पर जिनमें मैंने रविंद्रनाथ, निराला, मैथिली शरण गुप्त, प्रेमचंद आदि को खोजने की विफल कोशिश की। जिनके लटके थे उन्हें मैं पहचानता नहीं था। मैं चरण छू न सका, मुझे याद ही नहीं रहा। मैं ऐसी बातें भूल जाता हूं जिन्हें याद रखना चाहिए, और ऐसी याद रह जाती हैं जिन्हें भूल जाना चाहिए। परिणाम स्वरूप ऐसे चरण वरण छूने के महत्वपूर्ण कार्य करने से रह जाते हैं जो प्रगति पथ में बाधा निर्माण करते हैं। आपके दर्शनों को आए हैं, जलगांव के हैं। परिचित ने मुझे समीक्षानंद जी से इंट्रोड्यूस करते हुए कहा। महाराज ने मुझे जरा घूर कर देखा, शायद इसलिए कि मैं बिना चरण छुए ही उनके सामने खड़ा था। ये किस संप्रदाय के हैं? मैं उनका सवाल समझ नहीं पाया। हाँ, जवाब परिचित ने ही दिया। कहा, ये व्यंग्य संप्रदाय के हैं, आपके कविता संप्रदाय के नहीं हैं। यानी म्लेंज संप्रदाय के हैं, वैष्णव संप्रदाय के नहीं। हम इनको आशीर्वाद नहीं दे सकते। आपके दर्शन पाकर प्रसन्नता हुई। मैं कहना चाहता था पर कह ना सका। तभी उन्होंने एक और सवाल फेंका, ये निराकार ब्रह्म के उपासक हैं या साकार ब्रह्म के? मैं इस सवाल को समझ नहीं सका। परिचित ने समझाया, यानी मैंने अपना कोई समीक्षक उपासना के लिए बनाया है या नहीं? बनाया हो तो तुम साकार के उपासक हो, ना बनाया हो तो निराकार के। मैंने जवाब दिया, मैं निराकार का उपासक हूं। तो समझ लो तुम्हें कभी मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। समीक्षानंद जी बोले, बस आश्रम में स्वामी जी के या भगवान के दर्शनों का अवसर ही प्राप्त हुआ था, कोई आशीष नहीं। अब सोचा मेरे नगर में वे आ रहे हैं तो उनके आशीष भी प्राप्त करूं। बिना आशीष के मैं केवल ठूंठ हूं, पल्लवित पुष्पित नहीं हो पा रहा हूं। और यह तभी संभव था जब मैं उनके चरण छूं। धन्यवाद। नमस्कार। आज प्रस्तुत है श्रद्धेय शरद जोशी जी की एक व्यंग्य रचना, साहित्य का महाबली। एकाएक पता लगा कि वह शहर में आ गया है और स्टेशन से उतर सीधा किसी होटल में ठहर गया है। किसी ने किसी को बताया, उसने किसी और को, और यहाँ वहाँ टकराते हुए सूचना शहर के साहित्यिक जंगल में फैल गई। हम शहर उठे। अब कुछ विशिष्ट घटेगा। हमारी स्थिति तो डंकाली के जंगल में आग तापते हुए उन आदिवासियों की तरह थी जो एक दूसरे को उस चलने वाले भूत, फैंटम उर्फ महाबली बेताल के कारनामे सुनाते थे और डर कर कांपते थे। मगर वह सिर्फ बेताल नहीं, वह जादूगर, मैंड्रेक, टार्जन,
गार्थ और क्लेश गार्डन आदि सब है। बच्चों के कॉमिक्स से निकल मानो कोई समूचे साहित्य पर छा गया। वह जहां से गुजरता है समस्याएं सुलझ जाती हैं, दुष्प्रवृत्तियां ठंडी हो जाती हैं, सरकारें ठीक से चलने लगती हैं, विश्वविद्यालय फिर पनपने लगते हैं और साहित्य पटरी पर आ जाता है। हिंदी साहित्य का महाबली है वह। टार्जन की तरह जोखिम भरी वैचारिक नदियों में कूदकर समस्या के घड़ियालों के पेट चीर देता है। मैंड्रिक के अंदाज में ऐसे सैद्धांतिक सम्मोहन करता है कि हम दंग देखते रह जाते हैं। छोटे बड़े साहित्यकार कबीलों में उसकी गहरी धाक है। नगर के हम सब स्थानीय उनके दर्शनों को होटल के कमरे में गए, नमस्कार किया और यहां वहां छितरा कर बैठ गए। उस समय वह अधलेटा हुआ शिक्षा मंत्री से बात कर रहा था। उस रेक्टर को हटाइए वहां से, बदतमीज है, सारा वातावरण गंदा कर रखा है। हम लोग समझ गए कि इस समय साहित्य का महाबली बेताल किसी विश्वविद्यालय के जाले साफ करने में लगा है। वह जंगल के अनुशासन रखने का स्वयंभू ठेकेदार है। फोन रखकर उसने हम लोगों पर नजर घुमाई। हमने अपने नमस्कारों को दोहराया। कहिए, कैसा चल रहा है? सुना है आप लोगों ने एक संस्था बना ली है इधर। ठीक है। हम लोगों पर दाद प्राप्त करने की सी सुखद प्रतिक्रिया हुई। आप यहां कितने दिन ठहरेंगे? एक ने नम्रता से महाबली से पूछा। वह गंभीर हुआ, फिर बोला, परसों पटना जाना है, फिर दिल्ली पहुंचूंगा 8 तक, वहां से पूना जाना है, कॉन्फ्रेंस है। एकाएक महाबली की नजर कोने में बैठे हुए युवा लेखक पर पड़ी। उन्होंने पूछा, मार्क्सवादी समीक्षा पर लेख तुमने ही लिखा था? जी। युवा की रीढ़ कांप गई। पढ़ा है मार्क्स तुमने? जी, पढ़ा तो है, युवा ने जवाब दिया। उल्लू हो, कुछ नहीं पढ़ा। पहले पढ़ो फिर बात करो। एमए कर लिया? महाबली ने पूछा। जी, इस साल किया, युवा ने जवाब दिया। महाबली ने फिर पूछा, नौकरी मिली? जी नहीं। अप्लाई किया था? किया तो है, मगर आप जानते हैं कल हमारे साथ शिक्षा मंत्री के यहां चलना, नौकरी लगवा देंगे। महाबली का स्वभाव है कि वे प्रबुद्ध व्यक्तियों की पीड़ा हरने के मामले में निजी तौर पर कूदफान करता है। मेरे लिए सिगरेट का एक पैकेट ले आओ और लौटते हुए बैरे को चाय बोलते आना। पैसे हैं? महाबली ने पूछा। जी हैं। बटुक उत्साह से सिगरेट लेने चल दिया। आकाशवाणी टॉक सेक्शन में फोन लगाओ, महाबली ने दूसरे को आदेश दिया। वह फोन मिलाने लगा। बात हुई। तय रहा कि आकाशवाणी महाबली को कल रिकॉर्ड करेगी। तभी एक गोल मटोल से प्रकाशक ने, जो धोती बनियान पहने था, कमरे में झांका और महाबली से बोला, आपने विश्राम नहीं किया? क्या करता? ये लोग आ गए थे, यहां के साहित्यकार हैं सब, महाबली ने जवाब दिया। उसने हम लोगों की ओर प्रसन्नता से देखा, जिससे ग्राहकों की ओर देखा जाता है। हम सब उस महाबली साहित्यकार के अदना पाठक हैं और वह महाबली की किताबें छापता है। महाबली की किताब एकाध वर्ष साहित्यिक कृति रहने के बाद रातों रात कोर्स बुक या सम्मान प्राप्त कर लेती है। प्रकाशक महाबली को लिए फिरता है। आप यहां कैसे? किसी ने पूछा। साथ ही आया हूं। प्रकाशक उपकृत दृष्टि से
महाबली की ओर देखने लगा। इनका 30,000 का छपाई का बिल रुका हुआ है निगम में, दे नहीं रहे, हीले हवाले कर रहे हैं कि छपाई गलत हुई। हमने कहा चलो मंत्री से मिला बात कर तुम्हारी फाइल निपटा देंगे। महाबली बोला। प्रकाशक ने जनेऊ से पीठ खुजलाते हुए कहा, अजब समाजवाद आया है, मेहनत करने वाले को पैसे ही नहीं मिल रहे। तभी सिगरेट का पैकेट ले बटुक अंदर घुसा, उसके पीछे चाय लेकर बैरा। चाय पियोगे? महाबली ने पूछा। प्रकाशक ने नम्रता से इनकार किया। चाय पी गई। बिल चुकाते समय प्रकाशक और बटुक में खींचतान हुई। इन्हें पैसे देने दो, महाबली ने बटुक से कहा। ये प्रकाशक हैं, हमारा शोषण करते हैं, इन्हें देना चाहिए। तुम्हारी नौकरी लग जाए तब तुम देना। प्रकाशक ऐसे खिलखिलाया जैसे महाबली ने उसे गुदगुदी की हो। बड़े विजय भाव से बटुक की ओर देखते हुए उसने बिल अदा किया। महाबली के न्याय से सभी संतुष्ट थे। महाबली इस क्षेत्र में जब तक रहा, वे सब महत्वपूर्ण घटनाओं के ऐतिहासिक दिन थे, जिसे यहाँ के साहित्यिक कबीले के लोग महीनों याद करेंगे। महाबली आकाशवाणी में धंसा और उसने कई कवियों को मौके दिलवाए। वह चांसलर से मिला और रेक्टर को डपट पढ़वाई। शिक्षा मंत्री से मिला और कोर्स बुक कमेटी में अपने प्रिय चेले को रखवाया। मगर जब वह अनुवाद विभाग के प्रमुख से मिला और उसने अपने नगर के चेलों के लिए अनुवाद मांगे, अनुवाद कार्य बांटने वाले प्रमुख ने उनकी बात मान ली और महाबली के स्थानीय चेलों को अनुवाद का काम बांटा गया। महाबली ने अपना नया संकलन उस प्रमुख को दिया और दोस्ती पक्की कर ली। दोनों साथ साथ मुख्यमंत्री से मिलने गए और वहां बैठे रामायण पर बात करने लगे। मौके की बात यह है कि वे उसी समय मानस चतुष्शती की राज्य स्तरीय समिति के सदस्यों की लिस्ट बना रहे थे। दोनों ने मौलिक सुझाव देकर अपने अपने लोग उस लिस्ट में फंसवा दिए और तुलसी के सामाजिक पक्ष पर विचार करते बंगले से बाहर आ गए। वातावरण की मधुरता को भांप प्रकाशक ने उस विभाग में छपाई का टेंडर भर दिया। उसके रुके हुए 30,000 की फाइल महाबली की कृपा से निकल गई। कल रात की गाड़ी से वह चला गया। मार्क्सवादी समीक्षा का वह उदीयमान बटुक रेल में सामान चढ़वाने स्टेशन तक गया। डिब्बे से गर्दन निकाल महाबली ने उसे उपनिषद पढ़ने की सलाह दी। जेब में महाबली की कृपा से प्राप्त हायर सेकेंडरी के लेक्चरर की नियुक्ति पत्र सहलाते हुए बटुक बड़ी देर तक रुका रहा और रेल जाने के बाद लौटा। महाबली चला गया, मगर कबीले वाले सभी साहित्यकार जानते हैं कि उनका महाबली फिर आएगा। साहित्य के इस अफ्रीकी जंगल में शांति और सुरक्षा के लिए वह सदैव आता रहेगा। धन्यवाद। ये बहुत खुशी की बात है कि व्यंग्य यात्रा जैसी मशहूर पत्रिका की वीडियो पत्रिका के अतिथि संपादक के रूप में हम सब के अग्रज और महत्वपूर्ण व्यंग्यकार हरीश नवल के संपादन में एक सुंदर अंक आने वाला है। और इस बार व्यंग्य आलोचना को लेकर कुछ बातचीत होनी है, तो हरीश जी ने मुझसे भी आग्रह किया कि तुम भी इस विषय पर कुछ लिखो। तो मैंने सोचना शुरू किया और जो कुछ मैंने सोचा वह यहाँ प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारी हिंदी
साहित्य की जो परंपरा है उसका दुर्भाग्य यह है कि व्यंग को हमेशा हाशिए पर रखने की कोशिश की गई। व्यंग के साथ सौतेले पुत्र जैसा व्यवहार किया गया, जबकि हम सब का मानना यह है कि व्यंग साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र से अगर हम शुरू करें तो उसके बाद से जितने भी महत्वपूर्ण लेखक आए उनकी रचना के केंद्र में व्यंग ही रहा है। व्यंग को उन्होंने एक महत्वपूर्ण पाथेय माना अपनी रचनात्मकता का। प्रेमचंद की अनेक कहानियों में भी व्यंग दिखाई देता है। अद्योपांत व्यंग भले ना हो, लेकिन व्यंग की अंतर्धारा उनकी रचनाओं में भी दिखाई देती रही है। लगभग सभी ने, किसका नाम ले, एक लंबी सूची हो जाएगी। हम जितने भी महत्वपूर्ण लेखक हैं या कवि हैं, उनकी रचनाओं में कहीं न कहीं व्यंग रहा ही है। व्यंग के बिना साहित्य का सृजन का कोई औचित्य ही नहीं है, क्योंकि अगर साहित्य सबके हित की भावना के साथ रचा जाता है, और सबका हित तभी होगा जब हम विसंगतियों को प्रहार करेंगे, विसंगतियों को देखेंगे और उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। व्यंग दरअसल वो एक झाड़ू है जो घर का कचरा साफ करती है। इसलिए तो मुक्तिबोध ने कहा था ना कि जैसा भी हो उससे बेहतर चाहिए, सारा कचरा साफ करने के लिए हमें एक मेहतर चाहिए। तो व्यंग साहित्य का एक मेहतर है जो कचरे को साफ करता है, लेकिन इस बेहतरी के काम करने वाले मेहतर को बहुत गंभीरता के साथ हमारी आलोचना ने नहीं लिया। बहुत कम समीक्षाएं, बहुत कम आलोचनाएं व्यंग के क्षेत्र में दिखाई देती हैं। हालांकि बाद में डॉक्टर नगेंद्र ने, नामवर सिंह ने और भी कुछ साहित्यकारों ने व्यंग पर लिखने की कोशिश की, लेकिन वह ऊँट के मुंह में जीरा की तरह था। कुछ नाम हालांकि व्यंगकारों के भी आए जिन्होंने व्यंग्यालोचन के क्षेत्र में काम किया, जैसे सुभाष चंद्र ने काम किया। सुरेश कांत की भी एक पुस्तक है। प्रेम जन्मेजय जी ने भी कुछ कुछ काम किया। डॉक्टर हरीश नवल ने भी काम किया, लेकिन काम किया। बालेंदु शेखर तिवारी का नाम याद आ रहा है, उन्होंने किया है। हरीश, ये दिलीप तितरवे ने काम किया। कुछ और नाम हो सकते हैं, लेकिन एक गंभीरता के साथ ऐसी कोई छवि उभर करके नहीं आ रही है जो व्यंग्य आलोचना के क्षेत्र में एकाग्र होकर के काम करे। व्यंग्य आलोचना का काम व्यंगकारों को ही करना पड़ गया। इसका मतलब यह हुआ कि हम अपनी पालकी खुद ढोएं, ये वाली स्थिति हो गई। फिर भी इस दिशा में काम शुरू हुआ है, और यह बहुत महत्वपूर्ण सोच है कि व्यंग को लेकर के व्यंगकार भी कुछ सोचे विचारे, क्योंकि समाज में अगर नव जागरण हमें करना है, समाज को एक दृष्टि देनी है, तो व्यंग ही एक ऐसा पाथेय है जिसके माध्यम से हम काम कर सकते हैं। इसलिए हमारी बिरादरी की, व्यंग बिरादरी के लिए मैं ये चाहता हूँ कि वे भी आलोचना के क्षेत्र में आगे आएँ। मेरा भी धीरे धीरे मानस बन रहा है कि बहुत सारे व्यंग मैंने लिखे हैं, व्यंग्य उपन्यासों पर भी काम करने की कोशिश की है। अब व्यंग्य आलोचना के क्षेत्र में भी काम करना चाहिए। आलोचना होने से सबसे महत्वपूर्ण बात है कि समकालीन परिदृश्य में जो व्यंग लिखे जा रहे हैं उसका हम समग्र अनुशीलन कर सकते हैं। तो उस दृष्टि से अगर व्यंग्य यात्रा ने यह पहल की है कि व्यंग्य आलोचना पर काम किया जाए, और सबसे अच्छी बात है कि उसकी जिम्मेदारी उन्होंने हरीश नवल जैसे एक समर्थ व्यंगकार को दी है, तो मुझे लगता है कि व्यंग्य यात्रा का यह जो अंक है वो बहुत अच्छा अंक बनेगा, और यूट्यूब के जरिए इसे दुनिया के लोग, साहित्य प्रेमी देख सकेंगे। इसलिए एक बड़ी अच्छी पहल है। मैं हरीश नवल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने व्यंग्यालोचन के क्षेत्र में एक विमर्श का वातावरण बनाया, और मेरे मन में भी अब ये जिज्ञासा जगी है कि मैं भी
इस काम को आगे बढ़ाऊं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में व्यंग्य आलोचन को लेकर के मैं भी काम करूंगा। हालांकि मैंने डॉक्टर संजीव कुमार के संपादन में निकलने वाली एक किताब, व्यंग्य विमर्श की एक किताब के लिए एक बहुत लंबा लेख है, व्यंग्य साहित्य पर लिखा है। वह कह सकता हूँ कि वह मेरी व्यंग्यालोचना की दिशा में मेरा पहला काम है। इस काम को मैं और आगे बढ़ाऊंगा और उम्मीद करता हूँ कि 1 साल के भीतर व्यंग्यालोचन पर मेरी भी किताब आ जाए। लेकिन इस किताब की प्रेरणा का पूरा श्रेय मैं डॉक्टर हरीश नवल और प्रेम जन्मेजय को दूंगा, जिनके कारण मेरी मानसिकता बनी। बहुत बहुत धन्यवाद। व्यंग्य पुरोधा परसाई जी ने कहा था कि व्यंग्य समाज की आलोचना है और जो खुद समाज की आलोचना है उसे आलोचना की क्या जरूरत है। पर वो आलोचना कितनी सही है, कितनी सटीक है, कितनी संतुलित है, कितनी मुखर है, कितनी प्रखर है, कितनी प्रहारक है, यह जांच करने के लिए तो व्यंग्य की आलोचना जरूरी है। गद्य को साहित्य का निकष कहा जाता है और कहा जाता है कि व्यंग्य गद्य का निकष है, लेकिन वह निकष कितना निकष है, उस निकष को भी हमें कसौटियों पर खरा है या नहीं है, इस बात का मूल्यांकन करने के लिए व्यंग्य की आलोचना बहुत जरूरी हो जाती है। 3 तत्व हैं व्यंग्य के, हम सब जानते हैं, आयरनी, विट और ह्यूमर। यानी व्यंग्य में विसंगति, विद्रूपता, विडंबना पर प्रहार होना चाहिए। एक सामाजिक यथार्थ है, हम सब जानते हैं कि समाज के जो सत्य हैं वह कटु होते हैं, क्रूर होते हैं। तो व्यंग्य में किसी सामाजिक यथार्थ का चित्रण होना चाहिए, यानी आयरनी होना चाहिए, विसंगति, विद्रूपता, विडंबना। उसमें विट भी होना चाहिए, यानी जो भी व्यंग्य आलेख हो उसमें बौद्धिक चातुर्य का उपयोग होना चाहिए। हम कहते हैं कि भाई व्यंग्य जो है वो सामाजिक यथार्थ का कलात्मक चित्रण है, तो कलात्मक चित्रण तो होना ही चाहिए, वरना वो व्यंग्य पूर्ण व्यंग्य नहीं होगा। तो विट यानी बौद्धिक चातुर्य यानी कलात्मक चित्रण उसका होना चाहिए। शरद जोशी जी ने एक बात कही थी कि कोई भी पाठक होता है वो व्यंग्य के विषय वस्तु को देखकर आकर्षित होता है, उसके भाषा शैली या उसके शिल्प को देखकर आकर्षित नहीं होता। यानी विषय महत्वपूर्ण है। व्यंग्य का विषय सामयिक भी हो सकता है, विषय कालजयी भी हो सकता है। अगर वो सामयिक विषय है तो उसका चित्रण इस प्रकार करना चाहिए कि वो एक लंबे समय तक उन प्रवृत्तियों को रेखांकित करता रहे जिसकी हमने व्यंग्य में बात की है। इसके साथ ही जुड़ी बात यह भी है कि व्यंग्य किसी व्यक्ति पर नहीं होना चाहिए, बल्कि उस व्यक्ति की प्रवृत्ति पर होना चाहिए, चाहे वो समाज के विरुद्ध हो, चाहे व्यवस्था के विरुद्ध हो, लेकिन वो प्रवृत्ति के विरुद्ध व्यंग्य लिखा जाना चाहिए। और आयरनी और विट के साथ जो तीसरी महत्वपूर्ण बात व्यंग्य में होना चाहिए वो होती है हास्य का अनुपात। उसमें ह्यूमर होना बहुत जरूरी है। अगर व्यंग्य में ह्यूमर नहीं है, हास्य नहीं है, तो वो एक तरह से एक सपाट आलेख जैसा हो जाएगा, एक तरह से वो एक आरोप हो जाएगा, एक तरह से वो एक गाली जैसा दिखने लगेगा। तो व्यंग्य तभी स्वीकार्य होगा, तभी सुपाच्य होगा, तभी सुग्राह होगा जब हम उसमें हास्य का मिश्रण भी करेंगे। और व्यंग्य और हास्य में मिश्रण कितना हो, उसका अनुपात क्या हो, यह उस विषय वस्तु पर निर्भर करता है। तो आयरनी, विट और ह्यूमर, ये 3 व्यंग्य के तत्व आलोचना की दृष्टि से हमें देखना चाहिए कि उस रचना में, उस आलेख में वो हैं या नहीं है। हम कहते हैं ना व्यंग्य एक रचनात्मक विद्रोह है, विद्रोह तो है लेकिन वो रचनात्मक है। हम कहते हैं व्यंग्य एक सात्विक आक्रोश है, आक्रोश होना चाहिए लेकिन सात्विक आक्रोश होना। ये जो सात्विक शब्द है ये उसकी कलात्मक सौंदर्य को दिखाता है। ये जो रचनात्मक विद्रोह है, जो रचनात्मक शब्द है, ये व्यंग्य के कलात्मक पक्ष को रेखांकित करता है। साथ ही बड़ा महत्वपूर्ण है कि व्यंग्य की भाषा सरल हो, सहज हो, बोधगम्य हो, ताकि पाठक उसे आसानी से समझ सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ व्यंग्यकारों के लिए, हम सिर्फ समीक्षकों के लिए, हम सिर्फ आलोचकों के लिए, हम सिर्फ वरिष्ठों को प्रभावित करने के लिए कठिन भाषा में व्यंग्य लिखें। शरद जी ने कहा था कि भारी भरकम शब्दावली का उपयोग करके हमें व्यंग्य को साहित्यिक नहीं बनाना है। हालांकि व्यंग्य साहित्य की ही एक विधा है। साहित्यिक से उनका आशय था कि भारी भरकम शब्दावली का उपयोग करके हमें व्यंग्य को अलंकारिक और शुद्ध साहित्यिक नहीं बनाना है। सरल, सहज और बोधगम्य भाषा में व्यंग्य संप्रेषित हो, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए
कि हमारे व्यंग की थोड़ी भाषा विशिष्ट होती है। व्यंग सपाट बयानी नहीं होना चाहिए, वो एक आलेख नहीं होना चाहिए, एक निबंध नहीं होना चाहिए। निबंध तो है लेकिन वो व्यंग निबंध है, तो हमें भाषा में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब उसकी शैली कई प्रकार की होती है, संवादात्मक होती है, वर्णनात्मक होती है, कई प्रकार की शैलियां होती है, लेकिन शैली जो भी हो प्रभावपूर्ण होना चाहिए, तभी हम व्यंग का प्रभाव हमारे व्यंग में उत्पन्न हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो एक आलोचक को, एक समीक्षक को व्यंग में देखना चाहिए कि उस व्यंग का उद्देश्य क्या है। क्या उस व्यंग का उद्देश्य सिर्फ बौद्धिक विलास है? क्या उस व्यंग का उद्देश्य सिर्फ स्वांतः सुखाय है? क्या उस व्यंग का उद्देश्य सिर्फ पर पीड़ा है, सिर्फ परांतः दुखाय है? नहीं, व्यंग का उद्देश्य है एक स्वस्थ, सजग, सशक्त समाज की रचना। व्यंग का उद्देश्य होता है सत्यम शिवम सुंदरम की अवधारणा। किसी भी साहित्य की, किसी भी विधा का यही उद्देश्य होता है, क्योंकि साहित्य शब्द तो बना ही समाज के हित की भावना से है। अगर व्यंग में समाज को स्वस्थ करने, समाज को सशक्त करने, समाज को संतुलित करने का उद्देश्य भाव नहीं होगा तो वो व्यंग लेखन बिल्कुल भी निरर्थक होगा। उसकी समाज के लिए कोई उपयोगिता या कोई महत्ता नहीं होगी। समय की सीमा है। व्यंग को सामाजिक नियंत्रण का उपकरण माना जाता है। तो क्या वो रचना, क्या वो व्यंग सामाजिक नियंत्रण में, सामाजिक परिवर्तन लाने में और सामाजिक नियंत्रण करने में सफल है या नहीं है, इस बात की जांच भी आलोचना के अंतर्गत की जानी चाहिए। तभी वो व्यंग लेखन सार्थक है, तभी वो साहित्य के अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष चंद्र जी हिंदी व्यंग के एक बड़े हस्ताक्षर। आपने व्यंग लेखन के साथ साथ व्यंग आलोचना और व्यंग इतिहास पर लेखनीय कार्य किया है। आपकी 53 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। उनकी पुस्तक हिंदी व्यंग का इतिहास व्यंग आलोचना पर एक मील का पत्थर साबित हुई। आइए इसी विषय पर उनसे बातचीत करते हैं। सुभाष जी बताएं कि हिंदी व्यंग में आलोचना का अभाव क्यों है? देखिए, दो बातें हैं इसमें। पहली बात तो ये है कि हिंदी का जो आलोचना शास्त्र है या उसके जो आलोचक है, उनकी दृष्टि में व्यंग की कोई बहुत ज्यादा अहमियत नहीं है और व्यंग दोयम दर्जे की है। जब आप किसी विधा को दोयम दर्जे का मानते हैं तो आप उसका आलोचना शास्त्र का होकर विकसित करेंगे। इसलिए जो जो तथाकथित मुख्य धारा के आलोचक हैं वो किसी भी स्थिति में व्यंग पर बात करना बहुत पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी डॉक्टर मने या कुछ लोगों ने बात की और बहुत शुक्रगुजार। सामान्य तौर पे हो क्या रहा है कि जो व्यंग लिख रहा है, व्यंग में भी अब लोगों का काम है, दोनों में काम है कि व्यंगकार और लोक कथाकार दोनों ने ही व्यंग भी लिखे हैं और अपनी आलोचना पर खुद भी काम भी किया है। अब जब आप दोनों काम करेंगे, कई बार आप उसमें गंभीर रहते भी हैं और कई बार गंभीर नहीं भी रहते। और स्थिति ये आई है कि व्यंग की आलोचना पर मैं नहीं रखता। शुरू से अगर हम बात करें तो बहुत प्रारंभ से अगर हम बात करें तो केशव चंद्र वर्मा ने थोड़ा सा काम किया, चंद्रकांत अम्बेडकर ने काम किया, वीरेंद्र मेहंदी रक्षा ने काम किया, बरसाने लाल चतुर्वेदी ने काम किया व्यंग के साथ व्यंग की आलोचना पर भी। और बाद में बहुत सारे मित्रों ने हमारे काम किए। डॉक्टर बने का व्यंग का सौंदर्य शास्त्र आया, बाबूराव देसाई की किताबें आई, डॉक्टर सुरेश महेश्वरी ने काम किया, बहुत सारे मानविक कई लोगों ने व्यंग की आलोचना पर काम किया। लेकिन जिस तादाद में व्यंग लिखा जा रहा था उस तादाद में व्यंग की आलोचना पर उतना काम नहीं हुआ जितना कि अपेक्षित था, या उतना गंभीर काम नहीं हो पाया कि नहीं भी काम हो कि जिससे कि हम उसकी जो आपूर्ति करना होते हैं, आलोचना की आपूर्ति करना होता है वो हम पूरी तरीके से नहीं कर पाए। इस आपूर्ति का मैंने भी काम किया। हिंदी व्यंग का इतिहास ये करती है उसको। और मैं समझता हूँ कि इसके बाद भी मैंने इस व्यंग की आलोचना पर मैंने भी ज़्यादा काम नहीं किया। और युवाओं में बहुत कम लोग ऐसे हैं
की जो आलोचना की तरफ आ रही है। कारण क्या है कि आपको पहचान उस तरफ नहीं मिल रही है, आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा है, आपको आलोचना पर, व्यंग्य की आलोचना पर बहुत ज़्यादा बातें करने वाले लोग नहीं मिलेंगे, आलोचना पर काम करने वाले लोग नहीं मिलेंगे, उसको प्रश्रय देने वाले नहीं मिलेंगे, उसको इज्जत करने वाले नहीं मिलेंगे। हाँ, मुख्य धारण के आलोचक उसकी आलोचना, व्यंग्य आलोचना की आलोचना अवश्य कर देंगे कि नहीं ये तो तरीके अलग हैं, इसके पैरामीटर्स अलग हैं, इसको 20 पैरामीटर पे लाना चाहिए। लेकिन क्षमा चाहूँगा कि व्यंग्य की अपनी अलग विधा है, व्यंग्य का अपना अलग शास्त्र है, तो व्यंग्य की आलोचना का भी अपना एक अलग शास्त्र होना चाहिए और है भी। अब सुभाष जी बताइए, क्या व्यंग्य का शास्त्र होना आपकी दृष्टि में अनिवार्य है? देखिए, जब भी कोई रचना शैली विधा का रूप धारण करती है तो दो बातें होती हैं कि पहली बात कि अगर उसको आगे जाके एकेडमिक्स में लगता है, उसको शास्त्रीय रूप में उसकी विवेचना करनी है, उसके आलोचना शास्त्र को अगर आपको विकसित करता है तो उसका एक शास्त्र, उसका एक विन्यास होना जरूरी, जिसके मापदंडों के आधार पर व्यंग्य की समीक्षा की जा सके, आलोचना की जा सके। एक बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात कि चूंकि क्या होगा कि जब अगर आपका कोई शास्त्र नहीं होगा तो आप किसी भी रचना को व्यंग्य कह देने की स्थिति में होगी, एक अराजकता की स्थिति होगी। जब कोई किसी शास्त्र के बंधन में आप होते हैं तो आप उस अराजकता की स्थिति से लड़ते हुए, और किसी भी व्यंग्य का क्या है कि व्यंग्य की जब हम शास्त्र की बात करते हैं या व्यंग्य की आलोचना की पद्धति की बात करते हैं, व्यंग्य की आलोचना अन्य विधाओं की आलोचना से किस तरह से अलग होती है उसकी बात करते हैं, तो मैंने जब व्यंग्य का इतिहास लिखा तो उसमें कुछ चीज़ों पर मैंने ध्यान दिया कि पहली बात की सबसे पहले कि आपका जो शीर्षक है वो कौतूहल पूर्ण होना चाहिए, वो शीर्षक अलग दिखना चाहिए। तो जैसे कि अभी नेकी कर दरिया में डाल कहानी का शीर्षक हो सकता है, निबंध का शीर्षक हो सकता है, लेकिन नेकी कर अखबार में डाल व्यंग्य का शीर्षक है। ये हमारे मित्र हैं आलोक पुराणिक, उनकी किताब का शीर्षक है। तो मेरी दृष्टि में मैं समझता हूँ कि व्यंग्य का शास्त्र होना बेहद जरूरी है, ताकि एक तो व्यंग्य की सीमाएं निर्धारित हो, व्यंग्य की शक्तियाँ निर्धारित हो, और दूसरा उसको आलोचना शास्त्र के मापदंडों पर उसको कसा ही जा सके, व्यंग्य की आलोचना के गतिमान भी निर्धारित किए जा सके। ये उसका आलोचना शास्त्र मेरी दृष्टि इसलिए बेहद तो मेरा मानना है इसमें कि पहला तो इसका शीर्षक करें कि शीर्षक इसका कौतूहलपूर्ण होना चाहिए, व्यंग्य का होना चाहिए। दूसरा है कि किसी भी रचना के बीच का जो फर्क है, व्यंग्य रचना और सामान्य रचना के बीच का जो फर्क है, वो फर्क है उसकी भाषा से, उसकी शैली से। अगर व्यंग्य की अपनी भाषा, व्यंग्य की अपनी शैली, वो दोनों के बीच का अंतर भी स्थापित करती है और व्यंग्य की अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। अब आप देखेंगे कि व्यंग्य की भाषा कौन सी होगी। व्यंग्य की भाषा देखिए, आपके पास 3 शक्तियाँ हैं, अभिधा, अलंकार, कई बार आप अभिधा में भी बात करते हैं, लेकिन उसके जो निहितार्थ हैं, उसके निहितार्थ हैं वो कहीं ना कहीं प्रहारात्मकता से जुड़े होते हैं। जैसे कि आप देखें कि परछाई की रचना अकाल उत्सव, वो रचना बहुत हद तक उसमें जाती है, अभिधा में जाती है, लेकिन उसके जो सूक्ष्म जो उसकी अंतर संरचना है वो ठीक है, व्यंग्य की है, प्राणात्मकता की है। अतः यहाँ पर भाषा का काम आप जो सूक्ष्म प्राणात्मकता है उससे ले लेते हैं, तब आप व्यंग्य की भाषा को स्थूल जो संरचना है व्यंग्य की भाषा की, उससे अलग रहकर भी काम कर सकते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर या 99% जो हिंदी का व्यंग्य है वो अपनी भाषा के कारण अलग से पहचाना जाता है। अब भाषा कैसी होगी, शिल्प कैसा होगा, शिल्प कैसा होगा जब आप कई भाषिक शक्तियाँ हैं, शब्द शक्तियाँ हैं, माना व्यंजना,
वक्रोक्ति, मतलब वक्रोक्ति है, वाग वैदग्ध्य यानी विट है, आयरनी है, प्रतीकात्मकता है, सादृश्य विधान है, फैंटेसी के माध्यम से भी कई बार व्यंग करते हैं। जब हम किसी विसंगति पर शैलीय उपकरणों के माध्यम से इस प्रकार प्रहार करते हैं तो उससे हमें करुणा या खीज की प्राप्ति हो, तब रचना व्यंग रचना होने के खेमे में आ जाती है, व्यंग रचना होने की पात्रता प्राप्त कर देती है। ये इसके लिए इसकी भाषा और शैली का होना आवश्यक है। तीसरी बात है प्रहार। व्यंग यानी प्रहार कई तरीके से होता है। कई बार आप हास्य का सहारा लेके चुटकी काटते हैं, कई बार आप हथौड़ा मारते हैं, कई बार आप इस तरीके से प्रहार करते हैं कि वो तो या तो आपको समझ में आ रहा है या जिस पर प्रहार किया जा रहा है, जिसको व्यंग किया जा रहा है उसको समझ में आ रहा है, और बाकी लोग हवा में निकल जा रहा है। तो प्रहार के भी कई अपने रूप होते हैं। प्रहारात्मकता इस मामले में बेहद इम्पोर्टेंट है। कई सारे जो शास्त्रीय स्वरूप हैं। और चौथी एक चीज बहुत बहुत जरूरी है कि आप प्रहार तो कर रहे हैं, लेकिन आपका जो सरोकार है वो क्या है। अच्छा व्यंग हमेशा सरोकारों को, सामाजिक सरोकारों को, गंभीर सरोकारों को समर्पित होता है। तो व्यंग का एक तत्व और हुआ सरोकार धर्मिता, जनोन्मुक्ता। जनोन्मुक्ता या सामाजिक सरोकार से सामाजिक सरोकार संपन्नता। अगर कोई व्यंग सामाजिक सरोकारों से संपन्न नहीं, अगर वो सामाजिक सरोकारों को लेकर अपने साथ नहीं चल रहा है, वो जनोन्मुखी नहीं है, तो वो व्यंग कई बार भोतरा होकर भी रह जाता है। ये व्यंगकार को ध्यान में रखना चाहिए कि रचना जो है आपकी, जो व्यंग रचना है, वो एक तो सही जो आपका निशाना है, जिस व्यक्ति पर आप प्रहार करना चाहते हैं, जिस प्रवृत्ति पर आप प्रहार करना चाहते हैं। बेसिकली व्यंग प्रवृत्ति पर क्या प्रहार करता है, व्यक्ति तो प्रतीक के रूप में सामने आता है। तो आप ध्यान रखें कि आपके व्यंग का जो आधार है वो सामाजिक सरोकारों से जुड़ा होना चाहिए। जैसे परसाई इसलिए है कि परसाई की 95% 99% तक रचनाएं वो सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई है, गंभीर सरोकारों से जुड़ी हुई है। बहुत कम रचनाएं उनके यहाँ ऐसी हैं कि जो इन कसौटियों पर खड़ी नहीं उतरती। विशेष रूप से जो उन्होंने सीधे राजनीतिक रचनाएं लिखी हैं, और कई बार उन पर जो कम्युनिस्ट पार्टी का लाल रंग का जो चश्मा है वो भी हावी होकर आपको हुआ है। लेकिन ऐसा कम जगहों पर हुआ, अपना परसाई अपनी दृष्टि के कारण, अपने सरोकार धर्मिता के कारण, अपनी जनोन्मुखता के कारण दुनिया के सर्वश्रेष्ठ व्यंगकारों में से। अगर आप रोशन की बात करें, चेखव की बात करें, तो आपको परसाई की बात भी करें। परसाई के इस मामले में तो व्यंग के साथ मैंने आपको बताया कि तत्वों की हम जब बात करते हैं तो पहला तत्व हुआ लेखन, दूसरा हुआ उसकी विशिष्ट भाषा शैली, तीसरा हुआ उसकी कार्यात्मकता, चौथा हुआ उसकी सामाजिक शैली। ये चार तो होने बेहद जरूरी है। बाकी आप प्रतीकात्मकता से बहुत सारी इस बात के साथ जोड़ सकते हैं। इनके आधार पर व्यंग की आलोचना का शास्त्र बनता है। आपको अगर व्यंग की आलोचना करनी है तो आप इन तत्वों के आधार पर इनका विवेचन कर सकते हैं। इसलिए व्यंग की आलोचना का शास्त्र होना और व्यंग रचनाओं को इस शास्त्र के आधार पर विवेचित किया जाना आवश्यक है। वरना व्यंग में बहुत हद तक अराजकता भी फैल जाएगी, और क्योंकि व्यंग आलोचना बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं है आजकल, तो वो अराजकता आपको कहीं ना कहीं आज दिखाई दे भी रही है। बहुत विस्तार से और बहुत अच्छे उदाहरण से आपने ईमान और शास्त्र का फर्क समझाया, जो काफ़ी विस्तार से दिया। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। सुभाष जी बताएं कि क्या गद्य व्यंग और पद्य व्यंग की आलोचना के मुद्दे भिन्न भिन्न होंगे? यहाँ पर दो चीज़ों का बेसिक फर्क है। गद्य और जैसे आपने कहा कि गद्य व्यंग और पद्य व्यंग, गद्य का अपना अलग विकास, पद्य का
अलग सेंटेंस। आप जब गद्य रचनाओं के पद्य रचनाओं की बात करते हैं, व्यंग्य की रचनाओं की बात करते हैं, तो आप शीर्षक वाले मामले में बहुत ज़्यादा कविताओं के शीर्षक बहुत प्रभावी नहीं भी होने के चलता है, तो गद्य व्यंग्य के शीर्षक बहुत प्रभावी होना जरूरी है। अगर अच्छी इस तरह के शीर्षक हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन व्यंग्य कविताएँ हिंदी में लिखी कम जा रही हैं। शुरू में बहुत लिखी गई, दुष्यंत से लेकर सरेश्वर दयाल सक्सेना बहुत पीढ़ी आई, बाद की पीढ़ी में अशोक चट्टोपाध्याय, मानिक वर्मा, बाद में पंकज प्रसन्न तक ये लोग आए हैं जिनकी कविताओं पर काम किया। लेकिन अगर आप गद्य और पद्य को आलोचना शास्त्र के आधार पर विवेचित करने की कोशिश करें, उसकी आलोचना की बात करें, तो हम देखते हैं कि इसमें भाषा शैली वाला मामला ठीक है, इसका प्रहारात्मकता वाला मामला बहुत ज़रूरी है, सामाजिक सरोकार वाला मामला विशेष रूप से कविता में ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सामाजिक सरोकारों को ध्यान में नहीं रखेंगे तो वो व्यंग्य रचना कई बार फुहड़ हास्य में भी कन्वर्ट हो सकती है, और इस कन्वर्जन से बचा जाना बहुत जरूरी है। इसलिए जनोन्मुखता और सरोकारप्रियता दोनों को है। लेकिन फर्क वहाँ आता है कि गद्य के पैरामीटर्स और पद्य के पैरामीटर्स अलग होंगे। वहाँ आपको काव्यात्मकता की जो कसौटी है उनको भी साथ लेके चलना होगा। तो जो पद्य व्यंग्य का आलोचक होगा वो एक मामले में गद्य व्यंग्य के आलोचक से एक कदम और ऊपर होगा और उसका काम और ज़्यादा होगा, क्योंकि उसको काव्यात्मक जो आलोचना पद्धति है उसके हिसाब से भी लेकर चलना होगा, जिसमें काव्यात्मकता पूरी है नहीं है, वो सारे जो बलाघात है, छंदात्मकता है, वो जो सारी चीज़ें हैं उन सबका भी उसको ध्यान रखना जरूरी होगा। इस मामले में व्यंग्य की कविता और गद्य व्यंग्य दोनों में फर्क आएगा। मैं समझता हूँ कि व्यंग्य कविता का आलोचक को गद्य व्यंग्य की आलोचना आसानी से कर लेगा, लेकिन गद्य व्यंग्य के आलोचक को हो सकता है कि पद्य व्यंग्य की आलोचना करने में दिक्कत है। अगर मुझसे कहें आप तो मुझे शायद हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि मैं जो कविता है उसके आलोचना शास्त्र से, उसकी शास्त्रीयता से शायद इतना परिचित नहीं होगा जितने की कविता के आलोचक। ये मैं इस मामले में जोड़ना चाहूँगा। बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने, बहुत विस्तार से भी बताया। सुभाष जी, अब ये जानना चाहेंगे, व्यंग्यकार से गद्य व्यंग्यकार की प्रतीति होती है और पद्य में लिखने वाले के लिए व्यंग्य कवि, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस पर काफ़ी विवाद भी हुआ है और मुझ पर भी इस बात का आरोप लगा है कि मैंने हिंदी व्यंग्य का इतिहास में सिर्फ गद्य व्यंग्य को दिया। मुझसे भी मेरा इसमें मानना था कि देखिए गद्य व्यंग्य और पद्य व्यंग्य को बीच का फर्क बताया, और ये तो आपके प्रयोग के हिसाब से होता है ना। आपको कवि से व्यंग्य कवि को अलग करना था तो आपने व्यंग्य कवि कह दिया, लेकिन गद्य व्यंग्य की बिल्कुल अपनी एक अलग सत्ता है। गद्य व्यंग्य की अपनी एक सत्ता है, उसका अपना एक क्या कहते हैं पूरा शास्त्रीय विधान है, पूरा उसका आलोचना शास्त्र है उसका। तो व्यंग्य जिस तरीके से गद्य व्यंग्य एक विधा के रूप में विकसित हुआ, उस तरीके से व्यंग्य कविता पर उस तरह से काम नहीं किया। और व्यंग्य कविता मतलब कविता के जो आलोचक थे उन्होंने व्यंग्य कविता को बहुत ज़्यादा अलग से लेने की कोशिश भी नहीं की। ये जो व्यंग्य कविता नाम का जो वो आया है, शब्द आया है, वो पहचान के लिए, व्यंग्य कवियों की पहचान के लिए ये शब्द आया। और व्यंग्य कविता नाम से शायद अभी आप देखेंगे तो अखबारों के या पत्रिकाओं के कॉलम में कविता ही लिखा होगा, व्यंग्य कविता बहुत कम लिखा होगा, जबकि गद्य व्यंग्य जहाँ लिखा होगा उसके साथ गद्य व्यंग्य नहीं होगा। अगर गद्य व्यंग्य छप रहा है कहीं पर उसके साथ गद्य व्यंग्य नहीं लिखा होगा, उसके साथ सिर्फ व्यंग्य लिखा होगा। तो
गद्य व्यंग ने अपने आप को व्यंग के रूप में स्थापित कर लिया है, जहाँ पर अखबारों में, पत्रिकाओं में, पाठकों के बीच में व्यंग्य कवि अपनी एक अलग सत्ता स्थापित हो चुकी है। इस मामले में व्यंग कविता पर भी काम किया जाना बेहद जरूरी है। सामान्य तौर पर व्यंग कवि हम कह लेते हैं, जैसे हम अशोक चक्रधर को व्यंग कवि कह लेते हैं, माणिक वर्मा को व्यंग कवि कह लेते हैं, तो लेकिन बहुत सारे लोगों को हम हास्य व्यंग का कवि कहते हैं। जैसे हास्य व्यंग का लेखक भी हम कई बार कहते हैं, लेकिन हमने व्यंगकार शब्द को अपनी एक सत्ता उसकी स्थापित की। जिनके लेख कोने व्यंग है, उस कोने जिनके पाठ कोने अखबारों में, पत्रिकाओं सबने स्वीकार कर लिया कि व्यंगकार का मतलब गद्य व्यंगकार है, गद्य व्यंगकार का मतलब व्यंगकार है। और व्यंगकार जब आप कह रहे हैं तो आप गद्य व्यंगकार शब्द से जुड़े हुए। आप कभी भी व्यंग के कवि को व्यंगकार नहीं कहते, आप उसको व्यंग कवि कहते हैं। ये दोनों के मतलब दोनों शब्दों के इस्तेमाल पर और दोनों विधाओं की आलोचना पर, कार्य पर व्यंग गद्य व्यंग पर ना होते होते भी बहुत काम किया। इसे गद्य व्यंग को अपने आप में उसके रूप में, विधा के रूप में स्थापित हुआ। इतना काम व्यंग कविता के साथ नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि कुछ गंभीर लोग, जो लोग समर्थ हैं, जो उन्हें इस तरफ आना चाहिए। ये तो एक बेहद महत्वपूर्ण काम है व्यंग कविता। तो उस पर अगर अच्छा काम होगा तो भविष्य में एक तो उसका आलोचना शास्त्र विकसित होगा ढंग से, और दूसरी बात इस विधा को इसको मैं चाहता हूँ ये भी विधा के रूप में स्थापित हो, व्यंग कविता भी विधा के रूप में स्थापित हो। उसके लिए व्यंग कवियों को ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो कथित मूल जो मुख्य धारा के आलोचक हैं उनके पास इतना समय नहीं है कि वो गद्य व्यंग हो या पद्य व्यंग उनके लिए वो काम कर सकें। इस पर काम किया जाना मुझे लगता है कि आवश्यक। बहुत ही बढ़िया आपने जवाब दिया, बारीकी और सारगर्भित तरीके से अपनी अभिव्यक्ति दोनों के बीच में क्या फ़र्क है उसको आपने समझाया। सुभाष जी, आप जानना चाहेंगे कि हास्य और व्यंग के बीच मूलभूत अंतर क्या है? क्या प्रत्येक व्यंग रचना में हास्य होना जरूरी है? ये दरअसल दो प्रश्न हैं। पहली बात तो हास्य और व्यंग के बीच में अंतर क्या है? तो ये दरअसल क्या है, हास्य रचना और व्यंग रचना के बीच का अंतर है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि दोनों एक ही चीज़ है। जी, हास्य रचना, हास्य का जो काम है वो गुदगुदाना है। जैसे कि आपको हमसे ऐसे समझिए, एक व्यक्ति और वो बहुत मोटा व्यक्ति है, जो पार्टी में है, और वो अपने जो टॉल है, मोटी टॉल है, उसके ऊपर वो प्लेट पर खाना खा रहा है। प्लेट रख के उसमें जो टॉल पर उसमें खाना रख के खा रहा है। आप उसे देखकर हंस रहे हैं, तो वो आप उसके मुद्दा पे देख के हंस रहे हैं, और उसके खड़े होने के अंदाज पे देख के हंस रहे हैं। उसने जिस तरीके से पेट पर जो टॉल पर अपनी पर वो प्लेट जो सजाई है, आप उसको देख के, उस स्टाइल को देख के हंस रहे हैं। आपको थोड़ा सा विपरीत चीज़ें होती हैं या थोड़ा सा चीज़ें अलग होती हैं जिससे आपको हास्य उपजता है, तो आप उसे देख के आप हंस रहे हैं। यहाँ पे हास्य रखना है तो हमको गुदगुदा रही है। लेकिन अगर आपको ये पता चलता है कि ये जो व्यक्ति सामने आपके खड़ा हुआ है, ये आदमी एक बहुत बड़ा भ्रष्ट ठेकेदार है, और इसके पेट में कई पुल, कई सड़कें, कई बिल्डिंगें समा चुकी है, उसका पैसा खा के उसको कर रहा है, तो आप उसमें से व्यंग निकालने की कोशिश करेंगे, और तब आप व्यंग के आधार को निर्मित करेंगे। दोनों के ट्रीटमेंट में फर्क है। एक गुदगुदाए की स्थिति, दूसरी स्थिति आपको व्यंग की तरफ लेके जाएगी, जहाँ आपको अपने शैली और उपकरणों के माध्यम से आप उस विसंगति पर, उस प्रवृत्ति मूलक जो विसंगति है, उस पर आप प्रहार करेंगे। एक तरफ पहली स्थिति में आप हास्य रचना लिखेंगे और दूसरी स्थिति में आप
व्यंग रचना का सृजन करना। ये तो हास्य गुदगुदाना है, व्यंग विनोदमुखी है, सरोकारपरक है, प्रहारात्मक है। हास्य का काम हंसाना है, व्यंग का काम रुलाना है, करुणा उपजाना है, तीखापन लाना है, खींच लाना है, आक्रोश लाना है, और जो खराब माहौल है उसके खिलाफ आपको गुस्से का जो पाठक है उसमें गुस्सा आना चाहिए। जो कुछ विसंगति की चीज़ें घट रही हैं, विसंगति जो आपके सामने जब आप उस पर प्रहार कर रहे हैं, आप जब उसकी गहराई में जाकर उसको उद्घाटित करने की कोशिश कर रहे हैं विसंगति को, तब रचना जो है वो व्यंग की रचना हो जाती है और वो आपको खींच लाती है और उस माहौल के प्रति आपको आक्रोशित करती है, उस माहौल के खिलाफ खड़े करने की कोशिश करती है। हास्य का काम गुदगुदाना और व्यंग का काम आपको आक्रोशित करना, परिवार से कर देना, ये काम व्यंग का। दोनों के कामों के बीच में फर्क है। हो सकता है कि शुरू की कुछ रचनाएं हास्य के माध्यम से चले और धीरे धीरे आकर आप देखें कि वो व्यंग में आकर कन्वर्ट हो जाती है और अंत तक आके आपको इतनी बुरी तरीके से आप कचोटती है कि आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। नमस्कार, मेरे इस व्यंग का शीर्षक है मेरा देश बदल रहा है। केवल देश ही क्यों, देश के साथ साथ सब कुछ बदल रहा है। बदलाव तो समय की पुकार भी है और ज़रूरत भी है। हालात ऐसे हैं कि हर कोई अपने अपने में व्यस्त है, खाली कोई नहीं बैठा। इनकी व्यस्तता देखकर लग रहा है मानो देश का हर नागरिक सीमा पर जाकर दुश्मनों से भिड़ने के लिए तैयार है। हमारे देश में हर युग किसी न किसी परिवर्तन को लेकर ही आया है, मगर आज का युग जिस मिशन को लेकर बौराई जानवर सा दौड़ रहा है, उससे शर्मनाक बदलाव आज तक नहीं देखा। ऊपर से धन बल की बोलती तूती ने सबको निर्भीक बना दिया है। न्यायालय हो या पुलिस थाना, नेतागिरी की अप्रोच हो या रसूखदारों की दादागिरी, हर जगह धन और बल की तराजू निर्णायक मंडल की अध्यक्ष बनकर बैठी है। जब आदमी की कारगुजारियां और नियत बदलेगी तो देश क्यों नहीं बदलेगा। देख नहीं रहे, चोरी और सीना जोरी के संस्कार स्पीड पकड़ रहे हैं। बुजुर्गों को वृद्धाश्रम और डॉगी को घर में रखने लगे हैं। ये कैसा बदलाव है कि आदमी को मुखौटों के भरोसे जिंदगी जीने पर मजबूर होना पड़ रहा है, वरना शर्मिंदा होते देर नहीं लगती, क्योंकि सच्चाई काट रही है जेल और अपराधी को मिल रही है बेल। ये कैसी उल्टी हवा बह रही है, तभी तो लोग कह रहे हैं कि मेरा देश बदल रहा है। एक बार एक पक्के तथाकथित देशभक्त से मुलाकात हो गई, जो बात बात पर देश प्रेम की कस्में खा रहे थे। जब मैंने भी उनके साथ देश सेवा का मार्ग अपनाने की बात कही तो वे बोले, मैं कबीर नहीं हूँ जो समाज की भलाई के लिए अपना घर जला दूँ। तुम चल सकोगे मेरे साथ? मेरी देश सेवा मेरे उसूलों पर चलती है। मेरे साथ वही शामिल हो सकता है जिसके पास अवसरवादी मुखौटे हों, दलवादी कई रंग की टोपियां हों, और तो और जो जरूरत पड़ने पर अपने सिद्धांत में गिरवी रखने के लिए तैयार हो, जो मंच से देश सेवा की बड़ी बड़ी कस्में तो खाए मगर लक्ष्य हमेशा कुर्सी रूपी मछली की आग पर ही रहे। अब वो देशभक्ति फना हो गई जिस पर देशभक्त अपनी जान निछावर कर दिया करते थे। आज जो देश सेवा की आपाधापी देख रहे हो ना, वह घड़ियाली आंसुओं के जैसी ही है। असली सेवा तो उस गुप्तदान की तरह होती है जो मरने के बाद ही सामने आती है। फिर हम उनकी मूर्तियां बनाकर पूछते हैं, आज मेरा देश वह देश नहीं रहा जब सेवा की पत्थर लकीर जैसी हुआ करती थी। आज वह चाक से बनी ऐसी लकीर हो गई है जिसे अवसर आते ही मिटा भी दिया जाता है। आज देश रक्षा के लिए लड़ने वाला जवान सीमा पर नहीं मरता, उसकी असली मौत तब होती है जब देश उसे भुला देता है। यदि हम यहाँ कहें कि मेरा देश बदल रहा है तो क्या उचित होगा? धन्यवाद। मैं अन्नदा पाटनी अमेरिका से आपके समक्ष अपनी एक व्यंग कविता
प्रस्तुत करने जा रही हूं, जिसका शीर्षक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बहुत हो गया, अब बंद करो ये नाटक। बगल में छुरी, मुंह में राम राम का ये नाटक। जमा कर लोगों का जमघट, चिल्लाते हो गला फाड़कर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। किसकी बेटी, जरा ये तो समझाओ। अपनी या औरों की, जरा ये तो बतलाओ। अरे बेटी बचाओगे तभी तो पढ़ाओगे। क्या बचा पाए हो उसे अभी तक? सुरक्षा दे पाए हो उसे अभी तक? माँ की कोख तक में नहीं रह पाई वो महफूज। भ्रूण हत्याएं हो रही हैं अनगिनत हर रोज। घर में घुसकर हो रहा है अपहरण, वासना का तांडव और चीरहरण। सरस्वती के पावन मंदिर में गुरु शिक्षक नैतिकता का पाठ भूल बन बैठे हैं भक्षक। खेतों खलियानों में भी नहीं सुरक्षित, निर्भय होकर घूम रहे शिकारी इतुत। सड़कों पर चलना मुहाल हुआ है, जाल दरिंदों का बिछा हुआ है। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, कहाँ बच पाई बेटी उनके भी द्वारे। पाप पुण्य की देकर हर बार दुहाई, धर्म गुरुओं ने है रासलीला रचाई। डरते सहमते रोज जीने की लाचारी, तो फिर कहाँ शरण अब ले बेचारी। छोटी बड़ी बेटी कोई कहीं नहीं बच पाती, बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी जाती। साक्ष्य मिटाने को रातों रात जला दी जाती, लांछन लगा चरित्रहीन कहला दी जाती। वाह वाह, ये कैसा अभियान चलाया। बेटी को बचाओ या बेटी को मरवाओ। कानून और प्रशासन आंख मूंद बैठा है, सक्षम होते हुए भी दर्शक मूक बना बैठा है। बस केवल नाटक ही नाटक है, वोट पाने का और जनता को छलने का। धन्यवाद। नमस्कार, एक छोटा सा व्यंग पढ़ रहा हूँ, समय काटू मित्र। और अपनी पुरानी आदत के अनुसार हमारे समय काटू और समय संहारक मित्र ने सुबह सुबह मुझे फोन लगा दिया। फोन पर बड़े आक्रोशित स्वर में मुझसे पूछ रहे थे, ये देश कहाँ जा रहा है? मैंने हंसते हुए कहा, भाई देश कहाँ जा रहा है? आपको किसने बताया देश कहीं जा रहा है? और फिर मेरे से आप ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं कि देश कहाँ जा रहा है? मेरे भीतर कोई जीपीएस की सिस्टम लगा हुआ है जो मैं आपको बता दूं देश कहाँ जा रहा है? अरे देश देश है, देश कहीं भी जा सकता है। मैं तो देश का एक अदना सा नागरिक हूँ। जहाँ ये देश जाएगा मैं भी देश के साथ चला जाऊंगा। मुझे फिक्र करने की क्या जरूरत है? और जिन्हें देश के साथ नहीं जाना, देश में नहीं रहना, उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। वे सीरिया चले जाएं, वो पाकिस्तान चले जाएं, वो फिलिस्तीन चले जाएं, कहीं भी चले जाएं। बहरहाल मैं तो जहाँ देश जाएगा देश के साथ जाऊंगा, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। और दूसरी बात ये कि आपने मेरे से फिर ये पूछा कि देश कहाँ जा रहा है, तो भाई देश की अपनी मर्जी, देश कहीं भी जाए। मेरे से पूछ के तो मेरे बीवी बच्चे भी कहीं नहीं जाते, देश पूछेगा भला मेरे से कहाँ जाएंगे? अरे बोले अच्छा चलिए छोड़िए, एक बात बताइए, वो नेताजी का इतना दबदबा था, बाहुबली थे, उनका टिकट कैसे कट गया? मैं कहा कौन से नेताजी? मैं तो सिर्फ सुभाष चंद्र बोस जी के अलावा किसी को नेता जानता नहीं, मानता नहीं। कौन से नेता के बारे में आप पूछ रहे हैं? और वो टिकट उन्हें मिला या ना मिला, तो मैं कोई हाई कमान हूँ जो आप मुझसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं? छोड़िए इस बातों को। तो कहने लगे अच्छा आप मेरे से बात करने के शायद मूड में नहीं है। आपने टीवी पर एक कुछ देखा समाचार आजकल बड़ा वायरल हो रहा है? मैंने कहा देखिए मैं शरीफ आदमी हूँ, ऐसे दुर्गुणों से, ऐसे डिजिटल कुटेवों से बहुत दूर रहता हूँ। मैं इन सारी चीज़ों से वैसे ही दूर रहता हूँ जैसे ब्रह्मचारी सुंदर स्त्रियों से। तो मुझे तो पता नहीं कौन सी खबर के बारे में आप पूछ रहे हैं। वो एकदम उखड़ गए, कहने लगे अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, और मेरा कोई दूसरा फ़ोन आ रहा है। ये कह के उन्होंने फ़ोन काट दिया। मैं भी समय काटू मित्र के लपेटे में आ जाने से बच गया। गॉड ब्लेस मी, थैंक यू। नमस्कार मित्रों, प्रस्तुत है एक कविता, अजीब दौर। जिन्हें मिला सब कुछ, उन्होंने कुछ भी नहीं लिया। जिन्हें मिला सब कुछ, उन्होंने कुछ भी नहीं लिया, और जो तरसते रहे उनको कुछ भी नहीं मिला। माँ ने बहुत मेहनत की उम्र भर, माँ ने बहुत मेहनत की उम्र भर, दिन रात रोटियां नहीं सपने पकाए। बच्चों ने
सपने नहीं देखे, सिर्फ रोटियां खाईं। माँ ने बहुत मेहनत की, उम्र भर दिन रात रोटियां नहीं सपने पकाए। बच्चों ने सपने नहीं देखे, सिर्फ रोटियां खाईं। और पिता खटता रहा दिन रात, कमाता रहा सपने, बच्चों ने सिर्फ नोट देखे। पिता खटता रहा दिन रात, कमाता रहा सपने, बच्चों ने सिर्फ नोट देखे। पसीना नहीं देखा, ना ही देखे धुआं धुआं होते सपने। सभ्यता के इस अजीब दौर में हवा कसूरवार है या हम सब। सभ्यता के इस अजीब दौर में हवा कसूरवार है या हम सब। सोचने का समय किसी के पास नहीं है। जिनके पास सपने हैं उनके पास आंखें नहीं हैं, और जिनके पास आंखें हैं उनके सपने नदारद हैं। जिनके पास सपने हैं उनके पास आंखें नहीं हैं, और जिनके पास आंखें हैं उनके सपने नदारद हैं। माँ सुबह शाम फिर भी सपने पकाती ही रहती है। माँ सुबह शाम फिर भी सपने पकाती ही रहती है। पिता पसीना बहाता ही रहता है। माता पिता कभी उम्मीद नहीं छोड़ते। माता पिता कभी उम्मीद नहीं छोड़ते। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, प्रस्तुत है एक कविता, अजीब दौर। जिन्हें मिला सब कुछ उन्होंने कुछ भी नहीं लिया। जिन्हें मिला सब कुछ उन्होंने कुछ भी नहीं लिया, और जो तरसते रहे उनको कुछ भी नहीं मिला। माँ ने बहुत मेहनत की उम्र भर। माँ ने बहुत मेहनत की उम्र भर, दिन रात रोटियां नहीं सपने पकाए। बच्चों ने सपने नहीं देखे, सिर्फ रोटियां खाईं। माँ ने बहुत मेहनत की उम्र भर, दिन रात रोटियां नहीं सपने पकाए। बच्चों ने सपने नहीं देखे, सिर्फ रोटियां खाईं। और पिता खटता रहा दिन रात, कमाता रहा सपने, बच्चों ने सिर्फ नोट देखे। पिता खटता रहा दिन रात, कमाता रहा सपने, बच्चों ने सिर्फ नोट देखे। पसीना नहीं देखा, ना ही देखे धुआं धुआं होते सपने। सभ्यता के इस अजीब दौर में हवा कसूरवार है या हम सब। सभ्यता के इस अजीब दौर में हवा कसूरवार है या हम सब। सोचने का समय किसी के पास नहीं है। जिनके पास सपने हैं उनके पास आंखें नहीं हैं, और जिनके पास आंखें हैं उनके सपने नदारद हैं। जिनके पास सपने हैं उनके पास आंखें नहीं हैं, और जिनके पास आंखें हैं उनके सपने नदारद हैं। माँ सुबह शाम फिर भी सपने पकाती ही रहती है। माँ सुबह शाम फिर भी सपने पकाती ही रहती है। पिता पसीना बहाता ही रहता है। माता पिता कभी उम्मीद नहीं छोड़ते। माता पिता कभी उम्मीद नहीं छोड़ते। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरी कविता है। सुनिए, मैं महत्वाकांक्षी नहीं हूँ। एक दिन मैंने एक बड़े लेखक से कहा, सुनिए, मैं महत्वाकांक्षी नहीं हूँ। वह विचार मंथन करने लगे कि इस वाक्य का क्या जवाब दिया जाए, और उनका जवाब नहीं आया। मालूम हुआ कि उक्त बड़े लेखक के कई प्रोजेक्ट चल रहे थे। अगर जवाब आता तत्काल प्रभाव से प्रोजेक्ट बंद हुए समझो, पर नहीं हुए, क्योंकि जब दोनों तरफ से दाल पकनी हो तो कच्ची पक्की भी चलती है। और यही हुआ। जिसने चरणों में लोट लगाई वह बड़ा लेखक कहलाया। पर सब नहीं आते इस महत्वाकांक्षी झांसे में। कोई कोई फंस भी जाता है, वह भी बेचारा क्या करे। हरिओम। बड़ा लेखक भी सोचता होगा, आखिर कहीं तो सेटिंग है। वैसे भी कहा गया है, बिन सेटिंग सब सुन, नारायण हरे। पुस्तक पंचायत लेकर मैं प्रस्तुत हूँ रामविलास शास्त्री। पिछले दिनों वनमाली कथा, मंथन, भाषा, विपाशा, शब्दायतन, अनुस्वार,
नवोदित प्रवाह आदि महत्वपूर्ण पत्रिकाओं के विशेषांक आए हैं। कुणाल सिंह द्वारा संपादित वनमाली कथा युवा पीढ़ी विशेषांक है, इन दिनों चर्चा में है। इसमें 25 कहानियाँ नए समय और नए मिजाज की। धीरेन्द्र अस्थाना की टिप्पणी है कि संपादकीय टीम का अभिनंदन की कथा का नया गवाक्ष खोल दिया। 25 कहानियाँ शब्द दर शब्द पढ़ गया, ठहर ठहर कर समझ कर एक कहानी प्रतिदिन के हिसाब से पढ़ी। उम्मीद नहीं थी कि 25 में से 23 कहानियाँ प्रतिभा और ज्ञानात्मक संवेदना का विस्फोट होंगी। कुणाल, तुम्हें सलाम। इतना बेहतरीन चयन करने वाली फ़िलहाल तो दूसरी कोई पत्रिका नहीं है। 2 साधारण कहानियों में से एक अपने बासी कथ्य और दूसरी कथ्य के कायदे से निर्वहन करने वाली रही। नाम मत पूछिए, खुद पढ़िए, समझ आ जाएगा। कंटेंट, एक्सपेरिमेंट, फैंटेसी, भाषा, संवेदना, नया मुहावरा, कथन का मौलिक और ताज़ा अंदाज तथा नए समय के नए मूल्यबोध आदि तमाम स्तरों पर 23 कहानियों का महत्व के स्तर पर मेरा क्रम इस प्रकार है। बंकर, ए लाइफ बर्थ लिविंग, डेजा वू, शहर, बदर, कटोने की मौत, धीमे पंजे की नींद का जल सागर, काक दंत, पटना का सुपर हीरो, स्वप्न फल, जिबह, आखिरी सवाल, कोई तितली हवा को ढूंढती है, तेमसुला लापता है, वह महत्वपूर्ण आदमी, शक्ल, भक्त खाला, हसीना जमाल, नस, शब्द, ब्रह्म, चेल्लास बार, घोस्ट मैन, भूमिका, शौर्य गाथा, हेयर्स। मैं खुश हूँ कि कहानी का नया चेहरा आकार ले चुका है। युवा कथाकार दोस्तों, अब तुम्हारे हवाले ये समय साथियों। अतिथि संपादक विमल मिश्र के संपादन में मंथन का महत्वपूर्ण नारी कथा विशेषांक आया। इस अंक में चित्रा मुदगल, अलका सरावगी, मालती जोशी, सुदर्शना द्विवेदी, जयंती रंगनाथन, नीरजा माधव और ममता सिंह की कहानियाँ हैं। विश्वनाथ सचदेव का वैचारिक आलेख है और सूर्यबाला का आत्मकथ्य। विमल मिश्र की संपादकीय टिप्पणी है, महिला कथाकारों के लिए यह चुनौती भरा समय है, साहस और विवेक की आजमाइश का समय, जब लैंगिक विषमताओं की जकड़न के साथ स्त्री रचनाशीलता को जड़ता से टकराने के संघर्ष से भी निरंतर जूझना पड़ रहा है। ये चुनौतियां हमेशा से रही हैं। जनवादी लेखक संघ की पत्रिका शोध सर्जन का हरिशंकर परसाई की जन्मशती के अवसर पर अंक आया है। इसकी संपादक डॉक्टर अर्चना पांडे हैं। उन्होंने बहुत श्रम के साथ अंक तैयार किया है। संपादकीय में भी लिखती हैं, व्यंग शब्द का स्मरण होते ही साहित्य में उसकी परंपरा मूर्तिमान हो उठती है, क्योंकि व्यंग एक ऐसी विधा है जिसका आविर्भाव संस्कृत साहित्य शास्त्र से ही स्वीकार किया जा सकता है। यह परंपरा साहित्यिक क्षेत्र में व्यंग अर्थात ध्वनि के माध्यम से प्रसारित है, किंतु आधुनिक काल में यह काव्य शास्त्रीय व औदात्य ग्रहण करते हुए भी गद्य साहित्य में एक प्रणाली के रूप में विकसित, पल्लवित और पुष्पित हो रही है। व्यंग का अनवरत प्रभाव वर्तमान समय में ही
गतिमान है। पिछले दिनों भाषा अंक 310 वर्ष 62 सितंबर अक्टूबर 2023 में कुछ विलंब से आया है। यह एक समृद्ध अंक है। इस अंक में हबीब तनवीर, हरिशंकर परसाई, शैलेंद्र, शिवानी, रांगे राघव पर केंद्रित महत्वपूर्ण सामग्री है। हिमाचल भाषा एवं संस्कृति विभाग की पत्रिका विपाशा श्रीलाल शुक्ल पर विशेषांक प्रकाशित हुआ है। इस अंक में श्रीलाल शुक्ल की व्यंग रचनाएं, उपन्यास, अंश और कहानी आदि प्रकाशित हुई हैं। इसके साथ ही इसमें प्रेम जन्मेजय, विजय विशाल, पद्मगुप्त, अमिताभ के श्रीलाल शुक्ल पर आलेख और ललित का संस्मरण भी है। इसके संपादक मंजीत शर्मा हैं। पिछले दिनों व्यंग केंद्रित डिजिटल पत्रिका व्यंग लोक का उल्लेखनीय अंक आया है। इसका संपादन किया है व्यंग की नब्ज पहचानने वाले रामस्वरूप दीक्षित ने। यह पत्रिका निश्चित ही व्यंग को निष्पक्ष, सार्थक और व्यापक मंच देगी। इसमें व्यंग्यकार की मोहर वाले व्यंग्यधर्मी हैं तो तेजेंद्र शर्मा जैसे कथा साहित्य की दुनिया के सशक्त हस्ताक्षर भी हैं। कुछ झलकियां आपके लिए। लघु पत्रिकाओं की दुनिया में अनुस्वार अपनी पहचान बना रहा है। इसके मुख्य संपादक डॉक्टर संजीव कुमार हैं। अनुस्वार का जनवरी मार्च 2024 अंक प्रेम जन्मेजय की रचनात्मकता पर केंद्रित है। इस अंक के अतिथि संपादक पत्रकारिता का व्यापक अनुभव रखने वाले गिरीश पंकज हैं। प्रताप सहगल के प्रधान संपादक में शब्दायतन नई सोच के साथ लघु पत्रिकाओं की दुनिया को समृद्ध कर रही है। पिछले दिनों इसका अंक 7-8 प्राप्त हुआ। इस अंक में उन्होंने भाषा और साहित्य को लेकर बड़े गंभीर मुद्दे उठाए हैं। उनकी इस बात से मैं सहमत हुआ जा सकता है कि भाषा लेखक का औजार है जिसका सही इस्तेमाल रचना की शक्ति बनता है। इसके संपादक रमेश तिवारी है। नवोदित प्रवाह की वार्षिक पहल 2024 के रूप में समृद्ध अंक आया है। इसके प्रधान संपादक रजनीश कुमार त्रिवेदी, संयुक्त संपादक डॉक्टर रेणु पंत हैं। इसमें अष्टभुजा शुक्ल, कमलेश भारतीय, दिविक रमेश, अश्व घोष, राजेंद्र गौतम, यश मालवीय, पूर्ण शर्मा आदि 100 से अधिक रचनाकारों की रचनाएं हैं। नवोदित प्रवाह की वार्षिक पहल 2024 के रूप में समृद्ध अंक आया है। इसके प्रधान संपादक रजनीश कुमार त्रिवेदी, संयुक्त संपादक डॉक्टर रेणु पंत हैं। इसमें अष्टभुजा शुक्ल, कमलेश भारतीय, दिविक रमेश, अश्व घोष, राजेंद्र गौतम, यश मालवीय, पूर्ण शर्मा आदि 100 से अधिक रचनाकारों की रचनाएं हैं। लगातार साहित्य लेखन से जुड़ी सुधा ओम ढींगरा अपने नवीन कहानी संग्रह चलो फिर से शुरू करें के साथ पाठकों के सम्मुख उपस्थित हुई हैं। लंबे समय के प्रवास में रहने के कारण सुधा जी के साहित्य में प्रवासी भारतीयों को मुखर रूप से देखा जा सकता है। उनसे जुड़ी पारिवारिक रिश्तों व अन्य समस्याओं को कहानी के केंद्र में रखकर भारत व प्रवासी संदर्भों के बीच पुल का काम भी करती हैं और पाठकों को वहाँ के परिवेश से परिचित भी करवाती हैं जिनकी जानकारी हमें यहाँ बैठे नहीं होती। सुधा ओम ढींगरा की सारी ही कहानियाँ उनके शीर्षक चलो फिर से शुरू करें
को ही सार्थक करती हैं। मानवीय जीवन उतार चढ़ाव का ही नाम है। इसमें हिम्मत रखकर डटकर चलने वाले ही जीवन की बहती धारा को पार कर सकते हैं। इन दिनों राजपाल प्रकाशन से प्रकाशित गीताश्री का उपन्यास सामा चकवा चर्चा में है। चंद्रकला त्रिपाठी का कहना है, गीताश्री का नया उपन्यास सामा चकवा खूब चर्चा में है। इन दिनों उस पर बात हो रही है और उसके संदर्भ से आए जीवन मूल्यों पर भी अच्छी बातें सामने आई हैं। इस किताब का कवर और फिर उसमें खुलती हुई कथा से अधिक गाथा है। जैसे स्त्री और प्रकृति दोनों को अपनी बेदखली से जूझना है। एक बेदखली संसार है यह, और स्त्री को अकेला करने का आसान तरीका है उसके पास। उसका सारा बल संबल यहाँ बेदम हो जाता है। यह कथा उस तरीके की नीयत को खोलकर रख देती है। इस तरह स्त्री के जूझने का बल सबसे अधिक जहाँ है वह प्रेम है। उपन्यास ने इसे बड़ी लंबी और जिंदा विरासत से उठाया है। तो कथा यह जितनी पुराण में है उससे अधिक लोक में है, और लोक में लोक की शक्ति होकर है। यह शक्ति जिस प्रेम की है वह बहुत प्रकृत है, अछूता और नया नया है हरदम। उस गीतकार के मन में सामा की गूंज रही होगी शायद कि लिखा, पक्षी बनी उड़ती फिरूं, कृष्ण प्रेमिल थे बहुत। प्रेमिका का आज तक रोल मॉडल है कृष्ण। मिलन और प्रेम के न जाने कितने रंग सिर्फ कृष्ण की गाथा से दर्ज हुए हैं, जिसमें भी प्रेम के लिए सब कुछ छोड़ने का साहस था। कृष्ण उसका संबल थे और वहीं कृष्ण पिता थे सामा के। सतीश जमाली हिंदी के एक महत्वपूर्ण कहानीकार हैं, पर अपने समय में उन्हें थोड़ा कम आंका गया है। उनके रचना कर्म और जीवन पर केंद्रित इस पुस्तक का संपादन पंजाब के वरिष्ठ साहित्यकार शैली बलजीत ने किया है। इसमें 11 संस्मरण हैं, जिनमें रविंद्र कालिया, ममता कालिया, दूधनाथ सिंह, मधुरेश, अमरीक सिंह दीप, सुरेश सेठ, सुभाष रस्तोगी, शैलजा शैली के साथ साथ बलजीत और मेरा संस्मरण भी शामिल है। सतीश की 4 कहानियाँ और मेरी शादी शीर्षक से एक संस्मरण भी है। इस पुस्तक के लेखक को लिखे पत्र और कुछ चित्र हैं। सभी लेखकों के सुंदर रेखांकन बलजीत के छोटे भाई शैली बलविंदर ने बनाए हैं। एक उपेक्षित लेखक को इस पुस्तक के माध्यम से याद करने के लिए शैली बलजीत बधाई के पात्र हैं। इसके प्रकाशक हैं दिल्ली के प्रज्ञा भारती। पिछले दिनों लालित ललित की 2 पुस्तक बाजार में आई हैं। स्वतंत्र प्रकाशन से लालित ललित के चुनिंदा व्यंग, जिनका संपादन सुश्री भारती ने किया है। दूसरी किताब तेरे इश्क में गिरफ्तार हुआ एक काव्य संकलन है। वह अद्विक प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है। कृति का मूल्य 230 रुपये है। अरुण अर्णव खरे के प्रतिनिधि व्यंग्यों का संग्रह मेरे प्रतिनिधि हास्य व्यंग शीर्षक से आया है, जिसमें उनकी 31 चुनिंदा रचनाएं सम्मिलित हैं। व्यंग संग्रह में विविध विषयों, व्यंग की विभिन्न शैलियों का प्रतिनिधित्व करते हुए आम जन जीवन को प्रभावित करने वाले व मानवीय चेतना को झकझोरने वाली राजनीति और सामाजिक विद्रूपताओं तथा सोशल मीडिया, सरकारी कामकाज, खेल और बाजार की विसंगतियों को रेखांकित करने वाले व्यंग्यों की प्रमुखता है। एक उजले चेहरे की तलाश है में मुरारी जी रंग लगाने के लिए किसी
उजले चेहरे की खोज करते हैं, वह रंगबाज चेहरों से ही दो चार हो रहे हैं। 56 सब पर भारी के अंकों में 56 पर बढ़ती धाक के बहाने राजनीतिक जुमलों व चुटकी ली है। लगभग 5 दशक से हिंदी और राजस्थानी में अनवरत सर्जनरत व्यंगकार बुलाकी शर्मा वर्षों से स्तंभ लेखन कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने विपुल मात्रा में व्यंग लेखन किया है, किंतु सभी रचनाओं को संग्रह में शामिल करने के मोह से दूर रहे हैं। अपने व्यंग संग्रह चयनित व्यंग रचनाएं में वे अपने आत्मकथ में कहते हैं कि मेरा पहला पाठक और पहला आलोचक मैं स्वयं हूँ, इसलिए लिखते हुए मुझे हमेशा घबराहट होती है। तब भी कोई नई रचना लिखता हूँ। स्वयं के सर्जन के प्रति असंतुष्टि का भाव ही व्यंग विधा में उनसे नए नए प्रयोग करवाता रहा, जिसका एक सबल उदाहरण उनका प्रस्तुत संकलन है, जिसमें विविध शैल्पिक प्रयोग करते हुए उन्होंने रचनाएं रची हैं और राष्ट्रीय फलक पर अलग और विशिष्ट पहचान और प्रतिष्ठा पाई है। पिता की फ्रेंड रिक्वेस्ट, बजरंग बली की डायरी, देवताओं फूल बरसाओ, पांडुलिपि का पुनर्पाठ, मेरी डायरी के कुछ चुनिंदा पृष्ठ, मौन पर प्रवचन, आप तो बस आप ही हैं, मृत्यु पर मनन, लख टकियों की नौकरी, उधारी का पेट आदि आदि। अपनी प्रभावी मारक क्षमता के कारण बुलाकी जी को राजस्थानी का परसाई कहकर सम्मान दिया जाता रहा है। मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल का 10वां व्यंग संग्रह है। इस कृति में 27 लेख संकलित हैं, जो राजनीति, नेता, साहित्य, साहित्यकार, पुरस्कार, भ्रष्टाचार, मातृभाषा हिंदी जैसे सामान्य प्रतीत होने वाले विषयों पर केंद्रित होकर भी लीक से हटकर प्रतीत होते हैं। कारण है मंजर के साथ पसे मंजर पर उनकी गहरी नज़र। इनकी भाषा व्यंग के लिए सक्षम है। चटपटापन और मुहावरेदार शैली पाठकों को आनंदित करती है। इन व्यंग्यों में मिर्ची लगाने की क्षमता है, इसलिए वह शीर्षक में ही मैं क्या करूं कहकर अपनी लाचारी जता देते हैं। कुछ इधर की कुछ उधर की को लेकर मैं प्रस्तुत हूँ रामविलास शास्त्री। पहला समाचार, 9 मई 2024 को व्यंग त्रयी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर रविन्द्रनाथ त्यागी की स्मृति में व्यंग यात्रा रविन्द्रनाथ त्यागी स्मृति सम्मान वितरण समारोह का आयोजन हिंदी भवन में किया गया। व्यंग यात्रा रविन्द्रनाथ त्यागी स्मृति शीर्ष सम्मान श्री सुरेश कांत और अरविंद तिवारी को प्रदान किया गया। व्यंग यात्रा रविन्द्रनाथ त्यागी स्मृति सोपान सम्मान युवा व्यंगकार श्री अनूप मणि त्रिपाठी को प्रदान किया गया। व्यंग यात्रा शारदा त्यागी स्मृति सम्मान प्रखर नारीश्वर और नाट्यकर्मी विभा रानी को प्रदान किया गया। शीर्ष सम्मान की राशि 25,000 रुपये, सोपान सम्मान की राशि 11,000 रुपये और शारदा सम्मान स्मृति सम्मान की राशि 15,000 है। सभी सम्मानितों का सम्मान अंगवस्त्र, शॉल, स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर किया गया। विभा रानी और अनूप मणि त्रिपाठी को वाणी प्रकाशन के सौजन्य से प्राप्त और कमल किशोर गोयन का द्वारा संपादित रविन्द्रनाथ त्यागी रचनावली का पूरा सेट भेंट में दिया गया। मुख्य अतिथि जसवंत व्यास ने रविन्द्रनाथ त्यागी के बहाने व्यंग पर सार्थक चर्चा होने की बात कही। उन्होंने व्यंग यात्रा एवं डॉक्टर प्रेम जन्मेजय की प्रशंसा करते हुए कहा कि व्यंग के प्रति यह जो समर्पण है वह बेहद सराहनीय और अनुकरणीय है। कार्यक्रम अध्यक्ष बलराम ने रविन्द्रनाथ त्यागी को कवि व्यंगकार बताया। उन्होंने कवि के रूप में कविता जगत में
रविन्द्रनाथ त्यागी की सार्थक उपस्थिति एवं व्यंग जगत में व्यंग त्रयी में शुमार होने तथा व्यंग की विधा के रूप में स्थापित करने में उनके योगदान को रेखांकित करते हुए सभी सम्मानित साहित्यकारों को बधाई दी। आरंभिक वक्तव्य में प्रेम जन्मेजय ने कहा कि रविन्द्रनाथ त्यागी, हरिशंकर परसाई और शरद जोशी हमारे अग्रज हैं। हमें उनसे लेखन का जो अनुभव प्राप्त हुआ और उनसे जो आत्मीयता मिली, हमें उन्हें फिर से रोपना होगा। इस सम्मान के बहाने रविन्द्रनाथ त्यागी के लेखन पर चर्चा करना और वर्तमान युवा साहित्यकारों के लेखन पर चर्चा होना ही इस कार्यक्रम की सार्थकता है। उन्होंने बताया कि व्यंग विमर्श को रेखांकित करने के लिए व्यंग यात्रा व्यंग चिंतक सम्मान आरंभ किया गया है। इस सम्मान के गौतम सान्याल का चयन किया गया। उनके और उनकी पत्नी के अत्यधिक अस्वस्थ होने से वे आज उपस्थित नहीं हैं। कार्यक्रम में यशवंत व्यास की सद्य प्रकाशित पुस्तक मोहब्बत की दुकान का लोकार्पण किया गया। सुरेश कांत, अरविंद तिवारी, विभा रानी और अनूप मणि त्रिपाठी ने अपने अपने वक्तव्य में चयन समिति के प्रति आभार प्रकट करने के साथ साथ व्यंग विधा में डॉक्टर त्यागी के योगदान की भी प्रशंसा की। सुरेश कांत और अरविंद तिवारी ने त्यागी के साथ जुड़े उनके संस्मरण साझा किए। स्वागत भाषण देते हुए अशोक त्यागी ने कहा कि व्यंग यात्रा के इस आयोजन के कारण दोनों की स्मृति अक्षुण्ण रहेगी। कार्यक्रम का कुशल संचालन करते हुए रणविजय राव ने त्यागी जी द्वारा अनेक लेखकों को लिखे पत्रों की चर्चा और उनकी रचनाओं के अंश पढ़े। व्यंग यात्रा के प्रबंधक आशा कुंद्रा ने सबका धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में हरि जोशी, गीताश्री, इरफान, सोमदत्त शर्मा, संतोष त्रिवेदी, MM चंद्रा, स्वाति चौधरी, रेणुका अस्थाना, प्रियंका सैनी, रत्नावली कौशिक, सोनी लक्ष्मी राव, रेणु हुसैन, अशोक गुप्ता, मुकुल उपाध्याय सहित बड़ी संख्या में दिल्ली और आसपास के साहित्यकार, पत्रकार एवं साहित्य प्रेमी उपस्थित थे। कुंदन सिंह परिहार पर केंद्रित ई अभिव्यक्ति पत्रिका का विमोचन माध्यम साहित्यिक संस्थान के सौजन्य से जयप्रकाश पांडे के जयनगर आवास पर आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर कुंदन सिंह परिहार पर केंद्रित ई अभिव्यक्ति पत्रिका का विमोचन हुआ। साथ ही फिल्म बुक भी रिलीज की गई। डॉक्टर कुंदन सिंह परिहार की 85वीं वर्षगांठ पर उनका सम्मान किया गया। मिस्टर शरफ ने प्रभावी अंदाज में परिहार जी द्वारा लिखित आलेख का वाचन किया। व्यंगकार परतुल श्रीवास्तव ने परिहार जी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व पर आलेख पढ़ा। आलोचक, कवि, अनुवादक राजीव कुमार शुक्ला जी ने परिहार पर लिखे अपने संस्मरणात्मक लेख पर लंबी चर्चा की। इसके बाद व्यंग पाठ के सत्र में राजीव कुमार शुक्ल, अभिमन्यु जैन, सुरेश मिश्र विचित्र, यशोवर्धन पाठक, OP सैनी, गुप्तेश्वर द्वारका गुप्त, विजय तिवारी किशले, रमाकांत तामरकर, श्री KP पांडे, डॉक्टर कुंदन सिंह परिहार आदि ने अपने अपने ताजा व्यंग का वाचन किया। डॉक्टर शिव कुमार सिंह ने आभार व्यक्त किया। व्यंगकार रमाकांत तामरकर का सहयोग उल्लेखनीय रहा। कवि सालू शुक्ल को दिया गया 17वां शीला सिद्धांतकर स्मृति सम्मान। गत 20 अप्रैल 2024 को साहित्य अकादमी सभागार नई दिल्ली में राग विराग शैक्षणिक और सांस्कृतिक केंद्र की ओर से आयोजित शीला सिद्धांतकर स्मृति सम्मान लखनऊ की कवित्री सालू शुक्ल को उनके काव्य संग्रह तुम फिर आना बसंत के लिए दिया गया। उन्होंने वक्तव्य में अपनी कविता की रचना प्रक्रिया पर प्रकाश डाला और समाज में स्त्री संघर्ष के उनके प्रश्नों को भी सामने रखा। इस कार्यक्रम के आरंभ में कवित्री शीला सिद्धांतकर पर निर्माता कर्ण सिंह चौहान और निर्देशक रामजी यादव द्वारा निर्देशित फिल्म का प्रदर्शन हुआ।
अपने आरंभिक वक्तव्य में समाज के अधिष्ठाता और समाज सेवी शिव मंगल सिद्धांतकर ने लेखक समाज का ध्यान वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति की ओर दिलाकर उन्हें समाज को जागरूक करने वाले लेखन करने की जरूरत बताई। कथाकार ममता कालिया ने सालू शुक्ल की कविताओं पर बात करते हुए स्त्रियों को बेधड़क होकर अपनी गैर बराबरी के खिलाफ लिखने की बात कही। सभागार में वरिष्ठ लेखक रवि भूषण, उद्भ्रांत, महेश दर्पण, बलराम, राधेश्याम तिवारी, अशोक मिश्र, ख्याति रंगकर्मी देवेंद्र राज अंकुर सहित साहित्य, कला और रंगमंच से जुड़े लोगों की बड़ी संख्या में उपस्थिति ने आयोजन को सफल बनाया। कार्यक्रम का संचालन आलोचक ज्योतिष जोशी ने तथा वक्ताओं और श्रोताओं के प्रति ध्यानवाद ज्ञापन ज्ञानचंद बागड़ी ने किया। पिछले दिनों इंदौर में वामा साहित्य संस्था द्वारा शैली बख्शी खड़कोतकर की पहले कहानी संग्रह सुनो नीलगिरी पर पुस्तक चर्चा हुई। पंकज सुबीर ने कहा कि शैली की ये छोटी छोटी कहानियाँ बहुत गहरी कहानियाँ हैं। अच्छा लगा इन कहानियों पर चर्चा करना। कुछ कहानियाँ बहुत समय तक याद रह जाने वाली कहानियाँ हैं। अच्छी किताब पर अच्छा आयोजन में विकास दावे, किशले पांचोली, गरिमा, संजय दुबे, इंदु पारासर आदि ने भी अपने विचार रखे। संजीव कुमार पर केंद्रित आयोजन। हिंदी राइटर्स गिल्ड कनाडा टोरंटो में संजीव कुमार पर केंद्रित एक विशेष आयोजन में उनका सम्मान किया। इसके साथ साक्षात्कार के दौरान विभिन्न विषयों पर चर्चा की, श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर भी दिए। कार्यक्रम में संजीव कुमार ने काव्य पाठ किया। संजीव कुमार के काव्य पाठ ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। जहीर कुरैशी स्मृति व्याख्यानमाला 3। प्रख्यात साहित्यकार जहीर कुरैशी जी को समर्पित इस आयोजन की अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार श्री नंदलाल पाठक जी ने की। प्रसिद्ध नवगीतकार श्री यश मालवीय, जनाब ओबैद आजम आजमी, श्री हुबनाथ पांडे, श्री राकेश शर्मा और श्री हरीश पाठक ने जहीर साहब के लेखन पर अपने अपने वक्तव्य दिए। सुप्रसिद्ध अभिनेता श्री दिनेश शापुर व रंगकर्मी विनीता यादव ने जहीर कुरैशी जी की गजलों व नवगीतों का वाचन किया। कथा व दीनदयाल मुरारका फाउंडेशन को इस आयोजन के लिए दिल से बधाई एवं शुभकामनाएं। चित्रनगरी संवाद मंच के 2 आयोजन। लेखन और अभिनय की चुनौतियों पर चर्चा। 28 अप्रैल 2024 को चित्रनगरी संवाद मंच मुंबई के सर्जन संवाद में प्रतिष्ठित कथाकार धीरेन्द्र अस्थाना अपनी जीवन संगिनी ललिता अस्थाना के साथ पधारे। कथाकार सूरज प्रकाश और देवमणि पांडे ने उनके संवाद किया। धीरेन्द्र जी ने देहरादून से दिल्ली और दिल्ली से मुंबई तक के अपने पत्रकारिता कैरियर और रचनात्मक सफ़र को रोचक तरीके से बयान किया। अपनी लेखन यात्रा में उन्होंने अपनी जीवन संगिनी ललिता जी के योगदान को भी रेखांकित किया। कहानी की रचना प्रक्रिया के संदर्भ में धीरेन्द्र जी ने कई महत्वपूर्ण बातें साझा की। सूरज प्रकाश ने अपनी कहानी के पात्रों पर सवाल किया। धीरेन्द्र जी ने बताया, अपनी चर्चित कहानी बहादुर को नींद नहीं आती लिख तो मैंने कुछ घंटों में ली थी, लेकिन उस पर मेरा होमवर्क पूरे 10 साल चला। धीरेन्द्र जी ने कई श्रोताओं के सवालों के जवाब दिए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि दिल्ली बहुत निर्मम और मुंबई बहुत दिलदार शहर है।
दूसरे सत्र में अभिनय की चुनौतियों पर चर्चा करते हुए अभिनेता शैलेंद्र गौड़ ने अपने गृहनगर मुजफ्फरनगर के शैक्षणिक माहौल से लेकर दिल्ली में इब्राहिम अलकाजी के सानिध्य में अपनी रंगमंचीय सक्रियता को विस्तार से पेश किया। शैलेंद्र गौड़ ने श्रोताओं के कई सवालों के जवाब भी दिए। अंत में लोकप्रिय उद्घोषक आरजे प्रीति गौड़ ने मंटो की 3 लघु कथाओं का पाठ असरदार ढंग से किया। कवि सम्मेलन मुशायरा रविवार 5 मई 2024 की शाम को केशव गोरे स्मारक ट्रस्ट गोरेगांव के मरणाल ताई हाल में आयोजित इस काव्य संध्या के लिए बज़्म-ए-याराने अदब और इंसाद ने रचनाकारों को बहुत बढ़िया टीम जुटाई थी। इस फहरिस्त में शामिल थे डॉक्टर सऊर आज़मी, डॉक्टर कमर सिद्दीकी, अब्दुल्लाह नदीम, डॉक्टर संहिता जोशी, मोहसिन साहिल, रागिब इसाद, आवेश सैयद और यशपाल सिंह। सभी का योगदान सराहनीय रहा। भोपाल से पधारी प्रतिष्ठित कथाकार अर्चना मिश्र ने लघु कथा और चुनिंदा कविताओं का पाठ किया। उनके लघु कथा संग्रह फूलों की घाटी और निर्वात कहानी संग्रह की भूमिका मुंबई के प्रतिष्ठित कथाकार सूरज प्रकाश ने लिखी। वे मुंबई के कई गणमान्य रचनाकारों ने अपनी मौजूदगी से आयोजन की गरिमा बढ़ाई। अंत में शायर नवीन जोशी नवा ने आभार व्यक्त किया। सुरेश कुमार मिश्रा उर्तिप्त का एक व्यंग जिसे 5 लाख लोगों ने देखा। हिंदी व्यंग साहित्य के क्षेत्र में एकदम धूमकेतु की तरह उभरे युवा व्यंगकार डॉक्टर सुरेश कुमार मिश्रा उर्तिप्त ने अपने एक व्यंग शिक्षक की मौत से सबको चौंका दिया। इस व्यंग लेखन के लिए अहमदाबाद साहित्यिक संस्था सर्जन पीठ द्वारा उर्तिप्त को 51,000 रुपये देकर सम्मानित किया जाएगा। इस व्यंग को साहित्य आज तक में 5 लाख से अधिक लोगों ने पसंद किया। उर्तिप्त अपनी बेबाक टिप्पणियों के लिए व्यंगकारों के बीच चर्चित हैं। माध्यम साहित्यिक संस्थान द्वारा इस वर्ष 33वां 88 शिखर सम्मान दिल्ली के वरिष्ठ व्यंगकार सुरेश कांत और 88 युवा सम्मान लखनऊ के युवा व्यंगकार अलंकार रस्तोगी को दिया जाएगा। यह घोषणा 88 सम्मान कथाकार बलराम की अध्यक्षता में गठित 9 सदस्यीय निर्णायक समिति ने सर्वसम्मति से की। 88 सम्मान की निर्णायक समिति के अन्य सदस्यों में सर्वश्री दामोदर खड़के अंजू निगम दिल्ली, डॉक्टर आभा सिंह नागपुर, जयप्रकाश पांडे जबलपुर, निशिकांत वशिष्ठ लखनऊ, गोपाल मिश्र दिल्ली और भारती पाठक अयोध्या हैं। माध्यम के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष कप्तान सिंह और महासचिव अनूप श्रीवास्तव समिति के सदस्य हैं। समारोह में वरिष्ठ साहित्यकार राम किशोर उपाध्याय को भी लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से नवाजा जाएगा। इसके अतिरिक्त माध्यम के अध्यक्ष कप्तान सिंह द्वारा पिछले 88 सम्मान से घोषित 5 साहित्यकारों को माध्यम के संरक्षक डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन सम्मान, डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन सम्मान, डॉक्टर विद्या निवास मिश्र सम्मान, ठाकुर प्रसाद सिंह सम्मान और डॉक्टर चंद्रदेव सिंह सम्मान से भी घोषित किया जाएगा।